कहते हैं आप बहुत तुनक मिजाज हैं, बहुत गर्म मिजाज हैं, बहुत गुस्सा आता है आपको। ये आपको नाराजगी इंटरव्यू में भी हो जाता है। कुछ दिन पहले आया एक पत्रकार पे आप नाराज हो गए थे बहुत। तो मैंने तो आपको बुलाया नहीं था, आप सब मेरे पास चल करके आए कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, और जिस चीज़ का मैं जवाब नहीं देना चाहता आप बारी बारी से उस सवाल को मेरे सामने क्यों खड़ा करते हो। वही मैं चेक कर रहा हूं कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं। मैं कुछ प्रोवोक करूंगा अभी इस इंटरव्यू में और देखता हूं चेक होगा कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं। स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के ज्ञानचंद गुप्ता, उनसे काफी आपकी नोक झोंक तू मैं विधानसभा में सवाल उठाने को लेकर, पूछने को लेकर, और काफी उनसे झकझक कई बार हुई। 20 वीडियो है। फिर एक बार स्पीकर को आपने कह दिया कि चोर उचक्कों को बचाने का काम आप करते हैं जो सारा प्रदेश लूट कर ले गए। स्पीकर भड़क गए और उसके बाद बार बार आपको कहने लगे बाहर जाइए। हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका कारण तो आप कभी मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हो तो उनसे पूछो। नहीं तो क्यों नहीं हुई कार्रवाई, उसके बाद जरा हम आपसे आपस में हाथ मिला हुआ है भाजपा और कांग्रेस का। भाजपा से मिले होते तो ईडी आप छापे क्यों पड़ते चुनाव के पहले? या पकड़ा तो नहीं ना। हरियाणा में खास करके लोग बहुत अग्रेसिव है इस काम में कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करें, लेकिन कांग्रेस में तो अगले 5-4 दिन में आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ मच जाएगी। उसमें कुछ को आप टिकट दे देंगे, कुछ को दूसरे चौटाला दे देंगे। वो बात नहीं है, मैं कहता हूँ कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। और आप इंतजार कर रहे हैं भगदड़ बचे तो कुछ को हम टिकट दे दें? नहीं, आज मेरे से लिख करके ले लें, कांग्रेस 30 सीट पार नहीं करेगी। अच्छा चलिए हम लिखते जाते हैं। आपके हिसाब से कांग्रेस 30 सीट पार नहीं करेगी? नहीं करेगी। और बीजेपी जो हालात हैं इतने में 30, 32, 35 पे बीजेपी तो हो गया। आपने कहा कि 30, 32 हमारी सीट 15 से 20 के बीच में आएगी। अच्छा, तो आपने बताया अपनी सीट 15 से 20। बीएसपी और हम मिल करके 15 से 20 सीटें जीतेंगे। तो 15 से 20 अगर जीत गए, अगर हाँ तो भी मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? कमाल है, जिसके पास उनके पास बहुमत ही नहीं होगा, किसी के पास है, वो कहाँ जाएंगे? तो ये बिल्ली के भाग से छिका टूटे जैसा मामला है कि मतलब किसी के साथ भी आप जो सपोर्ट मांगेगा, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, कहीं भी चले जाएंगे। वो हालात देखेंगे क्या करना है, मतलब कहीं भी जा सकते हैं बीजेपी के साथ। वो तब हालात देखेंगे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब से मैंने सवाल शुरू किया, मैंने आपसे सवाल किया आपके गुस्से पर, तो आप ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल की तरफ ले गए। फिर मैंने सवाल आपसे किया कि आप डू और डाई जैसी है और आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई है, तो आप भूपेंद्र सिंह चौटाला पे लंबी कहानी बताए। फिर आपसे सवाल किया तो आप कांग्रेस पे बताए। अपना तो बताइए कि आप कैसे जीतेंगे जिस पार्टी पार्टी को नहीं, आंकड़े बताने दीजिए। जिस पार्टी को 2019 के चुनाव में, जिस लोक दल को, अभय सिंह चौटाला की पार्टी को एक सीट मिली, 2.44% वोट मिले, कुल जमा वोट लगभग 3 लाख मिले पूरी 90 सीटों को मिलाकर, जिनकी पार्टी को 2024 के लोकसभा में 7 सीट पर लड़े 1.7% वोट मिले, कोई एक जीता नहीं। वो किस आधार पर आज कह रहे हैं कि 15-20 सीटें आ जाएगी, किंग मेकर भी बन जाएंगे, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे? अब आज के डेट में हालात ये है कि सरसा की 5 सीट हम जीत रहे हैं। आप उस चीज़ का पता करवा लें, आपके बहुत सारे साथी होंगे वहाँ पे, उनसे कहो कि निष्पक्ष होकर के बताओ भी क्या होगा सरसा के अंदर। जैसे आपने 15 बताई कि 15 से 20 जीतेंगे। तभी तो बताता हूँ, 5 तो सरसा ही है और छठा नरवाना है। नरवाना जीतेंगे और कलाय जीतेंगे। और तो आपको अंदाजा था कि 2019 में आप सिर्फ 1 सीट जीतेंगे? मुझे बिल्कुल। तब भी तो आपको लग रहा होगा नहीं, जीतेंगे 10-20 ना, तब तो हमारी पार्टी में इतना बड़ा बिखराव कर दिया था, पार्टी तोड़ दी गई थी, लोगों का रुझान जेजेपी की तरफ इसलिए जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला ने और अजय सिंह ने, इन सब ने लोगों में एक बड़ा भ्रम पैदा किया, हमें घर से निकाल दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारे लोग बेचारे के साथ बहुत जल्दी जाते हैं। अब चूंकि आपने ही अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला का जिक्र कर दिया, तो अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला दोनों भाई हैं और एकदम 36 का रिश्ता है, कहें तो फूटी आंखों एक दूसरे को नहीं सुहाते। सही कह रहा हूं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं है, ये नहीं कह सकते, आपकी भी आंखें फूटी आंखें भी नहीं सुहा सकते। सुहाते हैं। आप कब आखिरी बार मिले हैं? फोन पर कब बात हुई अजय सिंह चौटाला से? फोन पे नहीं हुई थी, मुझे एक शादी में मिले थे। शादी में बेटे तक की शादी नहीं, में नहीं, तो नहीं, नहीं, शादी में नहीं। वो चलो एक दूसरे की शादी मिले और बेटे की शादी में नहीं गए। सुन तो लो, दिग्विजय की शादी में आपको निमंत्रण नहीं? कोई निमंत्रण नहीं था। आप दोनों की खटपट, दोनों भाइयों की, और खासतौर से चाचा भतीजे की ऐसी खटपट बहुत कम देखने को मिलती खुलकर। ये जनता पार्टी ने, कोई अकेले हमारे परिवार की बात नहीं है, ये आप कहीं भी उठा करके देखो। बीजेपी ने तो खैर सब जगह परिवारों में झगड़े कराए ही हैं, लेकिन किसी भी घर में आप ये बताओ मुझे
आप अगर 2 भाई हैं तो क्या आपका बंटवारा नहीं होगा? क्या आप ताउम्र साथ रह जाएंगे? हम तो कोशिश करेंगे, रह जाएंगे, अभी नहीं। तक तो है। कोई आज तक रहे तो बता दो मुझे। नहीं, एक तो बंटवारा भी। होता है, नेचुरल कोर्स में होता है। तो अगर कोई जमीन जायदाद का बंटवारा होता है तो कई दफा राजनीतिक बंटवारे भी हो जाते हैं। नहीं, उस बंटवारे में तो एक दूसरे के लिए गला काट है ना, एक दूसरे को समाप्त करने की कोशिश नहीं, है, बयानबाजी ऐसी है। नहीं, अगर उन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, किन्होंने? दुष्यंत ने। हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते उसने लूट मचाई। मैंने तो विधानसभा में कहा कि इसने लूट मचाई है, इसकी इंक्वायरी करो। नहीं, आप तो सीधा जब ये कह रहे सबसे बड़ा चोर तो तू है। हाँ, कहा मैंने प्रदेश लूट कर खा गया तू। हाँ, तो लूट के खाई है प्रदेश से। शराब घोटाला किया है, रजिस्ट्री घोटाला किया है, कितने तो घोटाले किए हैं। किसने? ये दुष्यंत ने करे, उसी के डिपार्टमेंट में हुए। दान घोटाला हुआ है कि आज सीट ढूंढने को भी नहीं मिल रही। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, कहीं जमानत भी नहीं बचेगी। मैं तो जीत के तो आ गया था, ये तो जमानत नहीं बचा पाएंगे कहीं। मतलब आप कह रहे दुष्यंत चौटाला इस बार जमानत नहीं बचाएगा। एजेंसी नहीं, इनके पास इनकी फाइलें, आप देखना थोड़े दिन रुको, ये लोग सब सैर करके आएंगे। दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला। अजय तो जेल में था, अजय का नाम तो नहीं आ सकता इसमें, खैर है, लेकिन दुष्यंत नहीं बचेगा। दुष्यंत को जाना ही पड़ेगा। अभय जी, जब मैं आप लोगों की कहानी पढ़ रहा था 2-3 दिनों से, मैं भी 2 भाई हूँ, ठीक है। एक भाई मेरा भी गुड़गांव में। आपको भी लगता है बड़ा भाग ना जाए? नहीं, वो नहीं, मेरा भाई भी गुड़गांव में रहता है। तो मैं विजुअलाइज कर रहा था कि मेरी उम्र 58 साल है, मेरे से 8 साल छोटा है। मैं सोच रहा था क्या 2 भाइयों में इस तरह की दुश्मनी हो सकती है क्या, कि दोनों एक दूसरे को पॉलिटिकली खत्म करने की लड़ाई लड़ें या बयान दें। कभी ऐसा लगता है कि अभय चौटाला जी की हम लोग एक हो जाए, एक होते? कभी नहीं, कभी नहीं। एक बार भी आपको लगता नहीं कि हम 2 भाई हैं, अभय और अजय, हम लोग साथ हो जाएं? अरे भाई, जब वो अपने बाप को बाप नहीं मानते तो फिर मेरा उनसे क्या रिश्ता है? ये बेईमान हो गए थे, ये बिक गए थे। एक्चुअल में इन्होंने पैसा ले लिया था, दुष्यंत चौटाला ने। हाँ। किन से पैसा ले लिया? भाजपा ने पैसा दिया इनको। आप कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला को भाजपा ने पैसा दिया पार्टी बनाने के लिए या पार्टी तोड़ने के लिए? पार्टी तोड़ने के लिए, पार्टी बनाने के लिए। अब की आज की स्थिति में, चूंकि आप हरियाणा में चुनाव में हैं और अब चुनाव में बहुत गिनती के दिन बच गए, आज की स्थिति में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी, उसका क्या राजनीतिक भविष्य आपके हिसाब से क्या लगता है? किसी विधानसभा में 2000 से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा दुष्यंत को। हाँ। तो जब चाचा ने भतीजे के लिए इतना किया अभय जी, अब तो 2 भतीजे दुष्यंत और दिग्विजय। परमात्मा जो हमारे साथ हो, आपके साथ ना करे बस। हाँ, वो तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि हमारे साथ बिल्कुल ना हो। और लेकिन हमारे भतीजे हैं, अब कोई राजनीतिक बात भतीजे हैं, और मैं बहुत भतीजे से और भाई से बहुत प्रेम करता हूं। नमस्कार दोस्तों। एक जमाना था जब देश की राजनीति में, खास करके उत्तर भारत की राजनीति में, चौधरी देवीलाल की तूती बोलती थी। कहने को तो हरियाणा जैसे छोटे राज्य के दिग्गज नेताओं में से एक थे, लेकिन देवीलाल हरियाणा के नेता होकर, कद्दावर नेता होकर पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे थे। वो दौर था हरियाणा में 3 लालों की राजनीति का, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। उसके बाद एक दौर आया जब देवीलाल 77 में जब हरियाणा में पहली बार मुख्यमंत्री बने, जनता पार्टी की जब सरकार बनी, और उसके बाद फिर दूसरा दौर आया जब राजीव गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश में एक नया मोर्चा बना, गैर कांग्रेसी मोर्चा। उस मोर्चे की धुरी भी चौधरी देवीलाल बने, और तब चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली आ गए, देश के उप प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने अपनी विरासत सौंपी अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला अलग अलग वक्त में देखें तो 4 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब ओम प्रकाश चौटाला को जेल जाना पड़ा। 10 साल की सजा हुई शिक्षक भर्ती घोटाले में। उनके साथ उनके एक बेटे अजय चौटाला भी जेल गए, और उसके बाद पार्टी बिखरने की कगार पर, पार्टी में बंटवारा हुआ। ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, उन 2 बेटों ने अलग अलग राह पकड़ी, और उसके बाद आज की तारीख में जब हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, तो उस कॉन्टेस्ट में, उस लड़ाई में
अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला की पार्टियां भी हैं, दोनों की सियासी विरासत है, दोनों की अगली पीढ़ी भी है। तो हमारे साथ एक खास मेहमान है आज, अभय सिंह चौटाला। बहुत धन्यवाद। मैंने इसलिए जिक्र किया कि बगैर देवीलाल के, बगैर ओम प्रकाश चौटाला के जिक्र के आपकी कहानी की शुरुआत नहीं हो सकती है जी। और वो दौर हमने देखा एक पत्रकार के तौर पर, 80 का आखिरी दौर जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद का भी दौर, और उसके बाद आज का दौर देख रहे हैं जब परिवार के बीच झगड़ा है, एक दूसरे को के प्रति सियासी दुश्मनी का भाव है, एक दूसरे के प्रति बहुत एक तरह से कहें तो बिटरनेस है, वैसे बयान है, और इन सब बयानों के बीच ये चुनाव है। और इन चुनावों के बीच अभय सिंह चौटाला की पार्टी जो इनलो है, इंडियन नेशनल लोक दल, जो मूल पार्टी थी ओम प्रकाश चौटाला की, जिनके वारिस अभय सिंह चौटाला है, उनकी पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया है। और जो अजय सिंह चौटाला है, जिनके बेटे दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला हैं, उन्होंने आजाद समाज पार्टी से गठबंधन किया। क्या कुछ हो रहा है? बहुत सारे सवाल हैं परिवार को लेकर, परिवार में हुए झगड़े को लेकर, परिवार में हुई दुश्मनी को लेकर। क्या किसी तरह का कोई पुल, कोई ब्रिज आगे बन सकता है, उससे जुड़े सवाल हैं। और इन सब के बीच कि क्या ये लड़ाई बहुत ही उस मोड़ पर है जब परिवार की लड़ाई और उसके बाद सियासी लड़ाई, जब अजय सिंह चौटाला अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्या अजय सिंह चौटाला अगर कहते हैं कि मैं इस बार सरकार बनाऊंगा, तो वो कहने की बुनियाद क्या है? और इसके अलावा उन पर जो आरोप लगाते हैं उनके भाई अभय सिंह चौटाला, जो आरोप लगाते हैं अपने भाई पर, ऐसे बहुत सारे सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले विस्तार से बात करूंगा, बहुत सारे सवाल। एक परिचय ये भी है अभय सिंह चौटाला का कि जब किसान आंदोलन हो रहे थे 13 महीने तक, 378 दिन तक दिल्ली की सीमाओं पर जब किसान बैठे हुए थे, तब जब बीजेपी और बीजेपी से जुड़ी पार्टियां किसानों को मवाली, गुंडे, आतंकवादी तमाम चीज़ों से नवाज रही थी, तब अभय सिंह चौटाला ने किसानों का साथ देने के लिए अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था और दोबारा उपचुनाव में फिर जीते। तो एक दौर वो भी था। बहुत सारे सवाल हैं अभय जी, शुक्रिया वक्त देने के लिए जी। लेकिन पहला सवाल पूछता हूँ थोड़ा नॉन पॉलिटिकल, आपके स्वभाव को लेकर, फिर पॉलिटिकल हम आते हैं। जी जी। कहते हैं आप बहुत तुनक मिजाज हैं, बहुत गर्म मिजाज हैं, बहुत गुस्सा आता है आपको। ये जो चर्चा इस किस्म की चली, जो एक लोगों में बड़ी पिक्चर बनाई गई, पहले ये काम कांग्रेस पार्टी करती थी। जब 2000 से 2005 में हमारी गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस के लोग प्रचार करते थे, खास करके सुरजेवाला, हुड्डा, कि अभय सिंह चौटाला तो एमएलए को हेलीकॉप्टर में बैठा करके ऊपर ले जाता है, फिर उसको वहाँ जा करके उसके साथ मारपीट करता है। अच्छा, ये सब कहानी ये तो मैंने नहीं सुनी, हेलीकॉप्टर मारपीट करता है? हाँ, ये सब बातें कांग्रेस करती थी। उसका एक कारण है, जब चौधरी देवीलाल की राजनीति पीक पे थी, कैसे चौधरी देवीलाल को बदनाम किया जाए, उसके लिए कांग्रेस ने एक षड्यंत्र किया था। मेरे फादर विदेश गए थे। कोई भी आदमी विदेश में जब जाता है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए कोई ना कोई चीज़ जरूर खरीद के लेकर के आता है। और वो जिस दौर में गए थे 78-79 में, तब तो समय अलग था। तब जापान जा कर के आए थे, सिंगापुर होकर के आए थे। जब वापस आए तो वो कुछ घड़ियां लेकर के आए अपने साथ में, और जब कस्टम क्रॉस कर रहे थे तो किसी ने जब पूछा नहीं उनसे, तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया, ना उनको इस चीज़ की जानकारी होगी। बाद में कोई कस्टम के लोगों को षड्यंत्र के तहत उसको कहीं बैग खुलवाया, पूछा, तो उन्होंने कहा भी मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए घड़ियाँ ली है, अब इसकी क्या ड्यूटी बनती है वो आप तय करो, हम उसके पैसे भर देंगे। लेकिन उसका हल्ला इतना मचाया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो घड़ियों की तस्करी करने के लिए, मतलब बाहर से तस्करी करके घड़ियाँ लेकर के आए थे, जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को 4, 6, 10 घड़ियाँ ला करके कोई तस्करी करने की ज़रूरत थी क्या? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो उस ज़माने में 1600-1700 एकड़ ज़मीन के मालिक थे, और हमारा परिवार तो वैसे भी पहले दिन से बहुत मजबूत परिवारों में से रहा है। चलो,
उनके खिलाफ एक अभियान चला करके चौधरी देवीलाल को बदनाम करने का एक प्रयास किया गया था। नहीं, ये जो एयरपोर्ट वाली कहानी है देवीलाल जी का है कि ओम प्रकाश चौटाला जी का है? ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश जी का, हाँ। उनको चौधरी देवीलाल को बदनाम नाम करने किया ओम प्रकाश जी का नाम जिक्र लेकर कर, के, हाँ। नाम जोड़ करके। हाँ। नंबर 2, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी ताकत बन रहे थे, तो फिर उनको कैसे रोका जाए, इसके लिए उन्होंने मेरे नाम का सहारा लिया कि भी अभय सिंह का व्यवहार इस तरह का है, अभय सिंह का व्यवहार इस तरह का है। लोगों के बीच में एक मेरी बदनामी करनी शुरू करी। पहले ये काम कांग्रेस ने किया, और फिर जब 2014 के अंदर मैं अपोजिशन लीडर बन गया, और जब उनको लगा कि मैंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके SYL के मुद्दे को लेकर के, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के जो जिस तरह के फैसले थे उनको लेकर के एक लड़ाई शुरू करी, और जब लगा कि ये साफ कर देगा सब कुछ, तो फिर बीजेपी ने भी, और बीजेपी ने हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए कुछ हमारे ही कमज़ोर साथियों का सहारा लिया, और कांग्रेस ने, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस ने यह प्रचार किया, वहाँ जेजेपी भी इसी काम में लग गई कि भाई हमारे चाचा ने तो हमारे साथ इस तरह से किया। तो ये सब एक षड्यंत्र के तहत है, उस पर हम आते हैं। अब वो चीज़ जो है, हाँ। आप हरियाणा में किसी से भी जा कर के पूछें, अब लोग बिल्कुल साफ शब्दों में एक ही बात कहते हैं कि ये तो अभय सिंह चौटाला को बदनाम करने के लिए एक साजिश थी, और अब वो साजिश जो है बेनकाब होगी। अच्छा, मैं आगे पॉलिटिकल सारी बातें करूंगा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर और चाचा भतीजे को लेकर, वो सब बहुत, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि आप तुनक मिजाज हैं, गरम मिजाज हैं, गुस्सा आता है कि नहीं, पहले बताइए ना। मुझे सीधा सीधा ही बता देता हूँ। हाँ। मुझे अगर कोई गैर जरूरी बात करता है मेरे सामने, मैं उसको रोक देता हूँ, मना कर देता हूँ, मैं सुनता नहीं उस चीज़ को। अब आप उसको गुस्सा कह लें या उसको कुछ और कह लें, मैं वही बात करता हूँ जो होने वाली चीज़ है, जो जायज़ है। मैं औरों की तरह कान तो इस इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ होगा कि कोई सवाल पूछूंगा तो आप रोक देंगे कि गुस्सा आ गया मुझे? नहीं, गुस्से की बात नहीं। मैं आपसे ये कहूँगा कि भी ये सवाल जो है इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि आपको नाराज़गी इंटरव्यू में भी हो जाता है। कुछ दिन पहले आया एक पत्रकार पे आप नाराज़ हो गए थे, बहुत गुस्सा आ गया। वो पता है क्या था, एक लड़की को भेजा गया किसी ने कि आपका इंटरव्यू करेगी, यादव लड़की थी मेरे ख्याल से। हाँ, ज्योति यादव अच्छी जर्नलिस्ट है। मेरे घर पे ही इंटरव्यू कर रही थी। उसने बारी बारी एक ही सवाल किया मेरे सामने कई दफ़ा। मैंने उसको बहुत आराम से ये बात समझाई कि ये सवाल जो है, मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता, आप कोई और सवाल पूछें। वो कहने लगी नहीं, मैं तो इसी सवाल का जवाब चाहती हूँ। तो मैंने उनसे फिर कहा कि फिर आप जा सकती हैं, अगर आप इतना वरीड है इस बात के लिए, तो मैंने तो आपको बुलाया नहीं था, आप स्वयं मेरे पास चल कर के आए कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ, और जिस चीज़ का मैं जवाब नहीं देना चाहता, आप बारी बारी से उस सवाल को मेरे सामने क्यों खड़ा करते? लेकिन उससे थोड़ी आपने बदसलूकी की, बहुत नाराजगी में। कोई बदसलूकी, जो ऐसा मुझे खबर मेरी रिसर्च टीम ने जो दिया, आपको कोई क्या खबर दी है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन सहयोगी ने कहीं से प्रिंट आउट निकाला। आप ये देखो, वही मैं चेक कर रहा हूं कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं। मैं कुछ प्रोवोक करूंगा अभी इस इंटरव्यू में, और देखता हूं चेक होगा कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं। वो पता क्या है, अब आपके प्रिंट मीडिया में क्या लिखा गया वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने उस लड़की को बहुत आराम से सारी बातें समझाई कि भाई एक पत्रकार हैं आप, एक पत्रकार की सीमाएं होती है कुछ ना कुछ। आप सीमा से बाहर क्यों जा रही हो? आपको सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। वो मेरे से पहले कहीं मेरे भतीजों का इंटरव्यू करके आई थी, उन्होंने कोई उनको कहा होगा ये सवाल उनसे ज़रूर पूछना, ये सवाल ज़रूर पूछना, तब ये सारी बातें हुई थी। फिर दूसरा आप मुझे एक नहीं बताओ। हाँ, आपने उसे कई बार चौटाला साहब क्या होता है, वाजिब सवाल भी अप्रिय लगता है तो लगता है कि किसी ने कहा होगा। जैसे मान लो मैं कुछ सवाल अभी पूछूं कि दुष्यंत ने कहा, तो आपको लग सकता है मुझे भेजा, मैं मिला ही नहीं आज तक उनसे। नहीं, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैं कोई एक पहला इंटरव्यू तो उस लड़की के साथ नहीं किया, मेरे तो हजारों इंटरव्यूज़ हैं। मुझे रोज़ प्रेस से रूबरू होना पड़ता है। चंडीगढ़ में प्रेस के रूबरू होता हूँ, हम अपने ज़िलों में होते हैं, कहीं बाहर जाता हूँ वहाँ भी प्रेस से मिलता हूँ। कहीं और से भी शिकायत है आप? नहीं, मुझे तो लोगों ने कहा कि गुस्सा आता है। चलिए हम वापस आते हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल भी हैं, लेकिन मैं थोड़े आपके मिजाज से चेक करने के लिए, कहीं इस इंटरव्यू में भी तो आप नाराज़ नहीं होते, इसलिए शुरू ही मैंने उसी से किया। अब जैसे आपकी गर्म मिजाजी और तुनक मिजाजी को लेकर है कि मैं जब आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था कल, तो मैं बहुत सारे वीडियो देखे मैंने हरियाणा असेंबली के, और उस वीडियो में बड़ा इंटरेस्टिंग भी है कई बार, मतलब वो कई बार इंटरटेनमेंट वैल्यू भी है,
कि मैं उसको बार बार 6-7 वीडियो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि जो स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के ज्ञानचंद गुप्ता, उनसे काफ़ी आपकी नोक झोंक, तू मैं विधानसभा में सवाल उठाने को लेकर, पूछने को लेकर, और काफ़ी उनसे झकझक कई बार हुई। 20 वीडियो हैं। जैसे बताता हूँ, छोटा छोटा टुकड़ा, आपको तो तुरंत याद आएगा कि एक बार आपने स्पीकर को कहा, कुछ तू मैं हुई, जिसमें आपने उनको, स्पीकर ने आपको कह दिया कि बाहर जाओ, तो आप कह रहे मैं बाहर कहाँ जाऊँ, आप ऐसे नहीं कर सकते। फिर एक वीडियो दिखा जिसमें स्पीकर ने घंटी बजाकर आपका बताया आपको आपका समय खत्म हो गया है, तो आपने कहा कि आप घंटी बजाने के सिवा कुछ और भी जानते हो क्या? तो ये काफ़ी आपका स्पीकर से मतलब कुछ खास मोहब्बत है क्या? आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, स्पीकर का जो काम है वो एमएलए जब अपनी बात रखता है तो उसका काम है उसकी बात को सुन करके सरकार से पूछना, ना कि सरकार का पक्ष लेना। जो उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर जाओ, स्पीकर किसी भी मेंबर को ये नहीं कह सकता असेंबली के अंदर कि आप बाहर जाओ। स्पीकर वार्निंग देता है कि या तो आप बैठ जाओ वरना मैं आपको नेम करूँगा। या स्पीकर अपनी सीट से जब खड़ा होता है तो मेंबर अगर उसके सामने खड़ा हो तो स्पीकर उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। एक्शन भी वो ज़्यादा से ज़्यादा नेम कर सकता है हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्पीकर ने तल्खी के साथ मुझे ये बात कही कि आप बाहर जाओ, तो आपने कहा मैं कहाँ बाहर तो जाऊँ? मैंने उसको कहा भी मैं असेंबली का मेंबर हूँ, मैं कहाँ बाहर जाऊँ, मुझे बताओ कहाँ जाऊँ बाहर। तो कहने लगा कि मैं कह रहा हूँ कि आप बाहर जाओगे। मैं बोला आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, आप मुझे नेम कर सकते हो, उससे पहले आप मुझे नोटिस दे सकते हो, आप उससे पहले मुझे वार्न कर सकते हो। ये कोई तरीका थोड़ा ही है, स्पीकर के पद की एक गरिमा है। उसी में एक वीडियो और देखा। मैंने उनको ये बात समझाई इसलिए थी कि वो बेचारे उस पद पे बैठा तो दिए गए, लेकिन उनको उस पद की गरिमा का पता नहीं था। तो उसमें मैंने स्पीकर को कोई गलत नहीं कहा। हाँ, आपने जैसे एक वीडियो है जिसमें आपने कह दिया कि यहाँ 20-20 मिनट लोग बकवास करके गए, हमें आप बोलने नहीं दे रहे हैं। स्पीकर ने कहा कोई बकवास करके नहीं गया, आप फालतू की बात कर रहे हो। तो आप फिर कह रहे हैं बकवास किया है, सही बात। वहाँ पे हाउस के अंदर कई दफ़ा इस तरह की तल्खी बीजेपी और कांग्रेस में होती है, क्योंकि अपोजिशन में कांग्रेस है, मैं तो अकेला एमएलए हूँ हाँ, और सामने भाजपा है। वो एक दूसरे पे छिटाकसी करते हैं, हाउस का समय खराब करते हैं। एक एमएलए के समय की लिमिट बना दी इन्होंने। आप मुझे एक चीज़ बताओ, मैं 2 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ और मैं हाउस में जाऊँ, 3 दिन सेशन चलना है, उन 3 दिन में मुझे सिर्फ 4 मिनट बोलने को मिलेंगे, तो मेरे इलाके के लोगों को पीड़ा नहीं होगी, हरियाणा के लोगों को पीड़ा नहीं होगी? मैं उनकी आवाज़ को कैसे उठाऊंगा, मैं उनकी बात कैसे रखूंगा? अगर कांग्रेस किसी पक्ष को नहीं रखती, अगर मैं उस बारे में चर्चा करता हूं सरकार की किसी बेकायदगी पे, तो बात सुनी जाए कि नहीं सुनी जाए? यही तो आपने स्पीकर से पूछा है हाँ, बार-बार? यही मैंने कहा कि भाई आपने ऐसे ऐसे लोगों को समय दे दिया 20-20 मिनट बोलने का, जो एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। वो बकवास नहीं है तो और क्या है? मैं कहा एक वो बार समय खराब नहीं है तो क्या है? मैं बोले अगर आप कहते हो कि भी मैं सबका समय निर्धारित करता हूं, तो उनका जो समय था 20 मिनट जो जाया किया है, उनके खिलाफ एक्शन लो। एक बार स्पीकर ने आपको कुछ रोकने की कोशिश की और इतने सवाल आप नहीं पूछ सकते, तो फिर आप बहस कर रहे हैं मैं सप्लीमेंट्री नहीं पूछ सकता क्या? फिर आप कह रहे हैं आपको मुझसे मजा आता है भिड़ने में, स्पीकर को आप कह रहे हैं। फिर एक बार स्पीकर को आपने कह दिया कि चोर उचक्कों को बचाने का काम आप करते हैं जो सारा प्रदेश लूट कर ले गए। स्पीकर भड़क गए और उसके बाद बार बार आपको कहने लगे बाहर जाइए। आप कहते रहे मैं नहीं जाऊंगा, वो कह रहे बाहर जाइए, आप कह रहे मैं नहीं जाऊंगा। बात तो वही आ गई ना बाहर जाने वाली, हाँ, कि स्पीकर बाहर नहीं भेज सकता मुझे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप चोर उचक्कों को बचाते हैं हाँ, स्पीकर को। वो मैंने कहा था इसलिए कि मेरे पास एक सबूत था जिसके अंदर सरकार के पैसे को चूना लगाया गया था, मिनिस्टर उस पैसे को खा रहा था। मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा था कि आप इसकी इंक्वायरी कराएं। स्पीकर ने मेरी बात को पूरी करने से पहले मुझे कहने लगे कि आपका टाइम खत्म हो गया, आप इस इशू पे नहीं बोल सकते। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया जाता है या अर्जेंट मोशन दिया जाता है, आपको तो सारी जानकारी है उसकी। अगर मैं कोई कॉलिंग दूंगा तो ये नहीं है कि मैं अपनी कॉलिंग को सिर्फ पढ़ करके और सरकार का आंसर सुन करके बैठ जाऊं। सरकार की तरफ से जो आंसर आएगा, अगर मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो फिर मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार है, और एक नहीं 2 सप्लीमेंट्री।
अगर कोई बहुत ज़रूरी कॉलिंग है, जो इशू बहुत बड़ा है, पूरे प्रदेश से जुड़ा है, उस पर आप 3 भी पूछ सकते हो। उसमें और भी कोई मेंबर डिबेट कर सकता है। ये डिपेंड करता है चलो स्पीकर के ऊपर। जब मैं उस पर सप्लीमेंट्री पूछने के लिए खड़ा हुआ तो कहने लगा कि मिनिस्टर का जवाब आ गया। मैं बोला अभी मिनिस्टर तो कुछ भी झूठ बोल देगा, कुछ भी लिख करके दे देगा सरकार की तरफ से। मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस बात से। मैं अपना क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मिनिस्टर को उसका आंसर करना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं लिख करके पढ़ रहा हूँ उसको और वो लिख करके दे रहा है आंसर, ये तो कोई तो ये सब बहसबाजी आपकी लगातार। एक खास बात ये भी है कि 90 की विधानसभा में अकेले अपनी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन लगातार हाउस में न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि हरियाणा सरकार के मंत्री और खास तौर से दुष्यंत चौटाला और उसके बाद स्पीकर लगातार लोहा लेते रहे आप अकेले। तो कई बार मैं सच्चाई के लिए लड़ा हूँ। मैं लोगों की जो सरकार की बेकायदगियाँ थी, जो सरकार के गलत फैसले थे, मैंने उसके खिलाफ विधानसभा में आवाज़ उठाई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हुड्डा साहब जो है, आप हुड्डा साहब की प्रोसीडिंग निकाल करके देख लें, आपको हैरानी होगी देख करके, क्योंकि आजकल तो सारी वीडियो आती है, आजकल सारी रिकॉर्डिंग है। हुड्डा साहब तो जब कभी भी हाउस में खड़े हुए सरकार के अगेंस्ट कोई 4 बात कहने के लिए शेरो शायरी करी, और मुख्यमंत्री ने भी शेरो शायरी में जवाब दिया, फिर हुड्डा ने शेरो शायरी करी। मतलब जैसे वहाँ पे ये असेंबली ना हो करके कोई कवि सम्मेलन चल रहा है जिसमें एक दूसरे के ऊपर शेरो शायरी से कटाक्ष हो रहे हैं। एक मर्यादा है हाउस की, हाउस में क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, स्पीकर की क्या मर्यादा है, अपोजिशन के लीडर की क्या मर्यादा है, हाउस के लीडर की क्या जिम्मेवारी बनती है। हाउस तो तभी ठीक ढंग से चलेगा जब सब लोग अपनी जिम्मेवारी को संभालेंगे। मैं एक बारी का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। हमें 3 दिन के सेशन के लिए आमंत्रित कर लिया गया। हम लोग अपने अपनी जगह मीटिंगें कर रहे थे, व्यस्त थे। ये कोरोना काल की बात है। 3 दिन का सेशन बुला लिया। 3 दिन का सेशन बुला करके हमें असेंबली में जाना पड़ा। हम असेंबली में गए अपनी तैयारी करके सारी, भी 3 दिन चलेगा सेशन, चलो सारी बात करेंगे, कोरोना के ऊपर सारी चर्चा होगी, इन दिनों में क्या नुकसान हुआ प्रदेश का उस पर चर्चा होगी, नुकसान का कौन भागीदार है इस पर चर्चा होगी। हम जा कर के बैठे हैं और असेंबली शुरू होने के बाद स्पीकर खड़ा होकर के चला गया, डिप्टी स्पीकर को बैठा दिया और डिप्टी स्पीकर ने खड़े अपना थोड़ी देर हाउस चला करके और ये कह करके हाउस को अडजॉर्न कर किया कि भाई कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के अंदर हम ज़्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं सकते और ये बीमारी जो है बहुत स्प्रेड कर रही है, फैल रही है, तो ऐसा ना हो कि कहीं इससे कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मैं इसको अर्जेंट कर रहा हूँ उसको। उससे पहले हमें बोलने का जैसे मतलब ये बात कही उसने, फिर कहा भी चलो आज तो जिसने किसी ने अपनी कोई बात कहनी है कह लें। तो मैं जब खड़ा हुआ तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी, 350-400 किलोमीटर से चल कर के आए हैं, हम अपनी बात कहने आए हैं और आप कहते हो हमने अर्जेंट कर दिया हाउस। आप कोरोना की बात कर रहे हो, हमारे सबके सामने आपने शील्ड लगा रखी है, सबको मास्क दे रखे हैं, सबका आपने अंदर बढ़ने से पहले चेकअप करवाया है और सब ठीक मिले हैं तब हम अंदर आए हैं। जितने कर्मचारी यहाँ लगे हैं वो सारे ठीक हैं। इसको आपने सारे को सैनिटाइज किया हुआ है, तो इसको चलाने में दिक्कत क्या है, आप क्यों नहीं चला रहे हाउस को? तो डिप्टी स्पीकर, क्योंकि उसको तो सरकार ने आदेश दिया हुआ था कि आज अर्जेंट कर दो, अदरवाइज इस कोरोना काल में जो सब कुछ हुआ है, जो घोटाले हुए हैं हो रहे हैं, उन पर चर्चा होगी, सरकार उसमें घेरी जाएगी। उस वक्त धान का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, उस वक्त में रजिस्ट्री का घोटाला हो रहा था। ये सारी चीज़ें थी जिन पे हमने चर्चा करनी थी। आखिर मुझे डिप्टी स्पीकर को थोड़ा सा सख्त लहजे में ये बात करनी पड़ी कि भाई आप डिप्टी स्पीकर की भूमिका नहीं निभा रहे, आप इस चेयर को जो है, जो इस चेयर का सम्मान होना मर्यादा है, हाँ, उसको आप खत्म कर रहे हो। समझ गया। जाए मुझे यहाँ से। हमने कहा भी हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप भी फिर दोबारा कभी लोग आपको मौका नहीं देंगे इस चेयर पे आके बैठ जाए। अब हम वापस लौटते हैं चुनाव पर। अब ये चुनाव की तैयारी आप लोग कर ही रहे होंगे, टिकटों का बंटवारा भी सब कुछ चल रहा है, वक्त बहुत कम है, हालांकि तारीखें बढ़ गई, कुछ 4 दिन का वक्त मिल गया। लेकिन कहा जा रहा है अभय चौटाला जी की लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। अभय चौटाला के लिए इस बार टग ऑफ वार है, अस्तित्व की लड़ाई है, डू और डाई जैसी सिचुएशन है।
ये अलग बात है कि आपने बीएसपी से गठबंधन किया है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, जो भाजपा और कांग्रेस का चुनाव था वो था पार्लियामेंट का। उस वक़्त नॉर्थ इंडिया में खास करके एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में चुनाव था, और जहाँ एनडीए के उम्मीदवार थे, जहाँ भाजपा को लोग हराना चाहते थे, एनडीए को जिता दिया। ये लड़ाई मोदी और इंडिया के बीच में समझो आप। उस चुनाव में मैंने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था, और प्रेस भी इस बात को मानती थी कि तिकोना मुकाबला है यहाँ पे। लेकिन आखिरी 2 दिन में मेरे जो रोड शो थे, उनमें एक एक रोड शो में 50-50 हज़ार लोग थे। उन रोड शो को देख करके सबने कहा था कि चुनाव अभय सिंह चौटाला जीत सकते हैं। और जब आखिरी 2 दिन बचे, उन 2 दिन में लोगों ने फिर एक फैसला कर लिया कि हम भाजपा को हराएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी लड़ाई में भाजपा सीट निकाल जाए। मुझे वोट देने की बजाय एनडीए का जो कैंडिडेट था आप पार्टी का, उसको वोट सुशील गुप्ता को दिया, उसको वोट लेकिन उसमें तो आपको शायद 78,000 मिला, आप तीसरे नंबर पे चले गए। बहुत फासला हो गया, 4.5। बहुत बड़ा फासला था हमारा, वोट का बड़ा अंतर था नवीन जिंदल से। हाँ, तो वो चुनाव तो उनके बीच में था। वो चुनाव था नेशनल मुद्दों का। वो देश से लोगों में एक भय पैदा किया गया था कि संविधान बदल दिया जाएगा। ये भी एक बड़ा इशू था इस चुनाव का, जबकि संविधान बदलने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, काफ़ी है। हाँ, 400 पार की ज़रूरत नहीं। हाँ, दूसरा उसके बाद एक चीज़ और भी है कि संविधान अगर आप बदलना चाहोगे और देश के लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे तो आप कैसे बदल दोगे? ये 3 काले कानून बनाए थे किसानों के खिलाफ, क्या सरकार लागू कर पाई उनको? आप तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा रहे हो। जब पब्लिक किसी भी इशू को लेकर के सड़क पे आ जाएगी तो सरकार को उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो उसको उसके ऊपर थोप दे। चलो, जो भी था उस चुनाव में तो और चीज़ें थी। अब है स्थानीय मुद्दे। अब देखा जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट में ज़्यादा सहूलियतें थी, किसकी गवर्नमेंट में ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी। 10 साल कांग्रेस का राज रहा, उससे पहले हमारी गवर्नमेंट थी, और उसके बाद अब 10 साल बीजेपी का राज रहा है। इन 20 सालों की तुलना उस 5 वर्ष के कार्यकाल से भी होगी। और अब हमारे साथ बीएसपी का भी गठबंधन है। ये मजदूर और किसान इकट्ठा होगा इस प्रदेश का। हमारी 80% पॉपुलेशन है मजदूर की, किसान की। हरियाणा में आज भी 80% लोग गांव में रहते हैं, 20% लोग जो है कश्मीर शहरों में रहते हैं। ये चुनाव जो है अन्नदाता का, इस देश के निर्माण करने वाले लोगों का और लुटेरों के बीच में है। वो कह रहे हैं चौटाला कांग्रेस ने 10 साल के जो कार्यकाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त में जैसे जो लूट मची थी, ज़मीनें 72,000 एकड़ को नोटिस दे करके बिल्डरों को सौंप दिया गया था, आज उसी का भुगतान है कि पिछले दिनों ईडी ने जो है 834 करोड़ रुपए की या इतने कुछ पैसों की जो है जमीन और प्रॉपर्टी जब्त करी है। उसमें हुड्डा भी उसमें शामिल है, उसके खिलाफ भी एफआईआर है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि एक आदमी के खिलाफ एफआईआर है, आप एफआईआर के बाद उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? जबकि मैंने देखा है ईडी को बहुत नज़दीक से कि ईडी वाले तो जिसके खिलाफ एफआईआर भी नहीं होती, जिसके खिलाफ कोई शिकायत आ जाती है, उसके घर जा कर के बैठ जाते हैं, उसका घर खंगालते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो उठा करके ले जा करके झूठी एफआईआर लॉन्च करके उसको अंदर देते हैं। लोग साल साल से अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ तो सबूत हैं सारे। ये सारी जो ज़मीन का इशू है, हमने एक 400 पेज की चार्जशीट तैयार करी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, उसी की गवर्नमेंट में, और उसमें सारे जो पेपर डॉक्यूमेंट जो हमने बनाए, वो कोई भी ये नहीं था कि आपने मुझे बता दिया कि हुड्डा की प्रॉपर्टी है और हमने उसकी फर्द निकलवा ली, उसको साथ में लगा दिया, नीचे लिख दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है। हमने बाकायदा तौर पे हर चीज़ को आरटीआई के अंदर सरकार से मांगा, और सरकार की तरफ से जो रिप्लाई आए हुए थे सारे, वो सारे रिप्लाई लगा करके उसकी लीगल सारे की हमने जानकारी लेकर के, हमारी जो लीगल टीम है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस भी रिटायर्ड शामिल हैं, उनसे बैठ करके पूछा कि भाई क्या ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गवर्नमेंट में, चलती गवर्नमेंट थी, कि इन सब चीज़ों के अंदर
जो ये फैसले लिए गए ये गलत है, ठीक है। उन्होंने कहा कि गलत है, ये हो नहीं सकता। वो सारा तैयार करके हमने गवर्नर को सौंपी हुड्डा के टाइम में कि भाई इसकी सरकार है, आप इंक्वायरी कराओ। हुड्डा से कहो कि भाई तू, तेरी सरकार है, तू इंक्वायरी करा दे। अगर हम गलत हैं, हमने गलत सिग्नेचर किए हैं, तो हमारे खिलाफ FIR और हमारे खिलाफ जो आगे कानूनन कार्रवाई बनती है वो आप करो। और अगर ये हुड्डा ने अपनी सरकार के अंदर रहते हुए सरकार को चूना लगाया है, सरकार का पैसा हड़पने की कोशिश की है, जमींदार को कमज़ोर करने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई नहीं हुई। जब बीजेपी की सरकार बनी तो मैं अपोजिशन लीडर था, मैंने मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उनको कहा था वे लोग आपसे उम्मीद करते हैं और आप भी कह रहे हो कि हम किसी भी कीमत के ऊपर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 400 पेज की हमने एक चार्जशीट तैयार करी है। आपके पास तो लीगल बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, आपका तो AG का पूरा ऑफिस है, आप इसको स्टडी कर लें और जो हमने इसमें लिख कर के दिया अगर गलत है तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करो। अन्यथा जिन लोगों के खिलाफ हमने लिखा है आप जुडिशियल कोई इंक्वायरी कराओ, आप अपने विजिलेंस से कराओ, आप इसको CBI को दो, जिसको मर्जी सौंपो, इसकी इंक्वायरी हो। इंक्वायरी में क्या आता है, उसके लिए कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है, ये तो लेकिन आप देखो ना कि 10 साल निकाल दिए, हाँ, कुछ नहीं किया। अब 10 साल के बाद जब चुनाव है तो ED एक्टिव हुई है ना, उससे पहले एक्टिव होगी थी, लेकिन पता नहीं क्यों ढील दे रखी है इस मामले में। हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका कारण तो आप कभी मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात हो तो उनसे पूछो। नहीं तो क्यों नहीं हुई कार्रवाई, उसके बाद जरा हम आपसे आपस में हाथ मिला हुआ है भाजपा और कांग्रेस का। ये तो कांग्रेस वाले आपके लिए या दुष्यंत के लिए कहते हैं कि कहते होंगे, BT में ये लोग। मैं मानता हूं कि वो ये बात कहते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे ही पूछना चाहता हूं कि अगर मैं कोई सबूत बताऊं, या तो वो मेरे खिलाफ कोई सबूत दे दें, मैं स्वीकार कर लूँगा कि हाँ, और या मैं बता देता हूँ आपको, आप खुद कहोगे कि बिल्कुल ठीक है, जिस ढंग से ये सब कुछ हुआ है तो इसका मतलब हुड्डा साहब भाजपा से मिले हुए। हमारे चुनाव हुआ था राज्यसभा का, भाजपा से मिले होते तो ED आप छापे क्यों पड़ते चुनाव के पहले, या फिर पकड़ा तो नहीं ना। छापे डाल करके तो ये दिखाया जा रहा है भी हम अलग अलग हैं, संपत्ति जब्त हो गई, आपको जो मैं भी बिल्डर्स की नाम आ गया, हेडलाइन में आ गया। मैं आपको उदाहरण बताऊं, आप उस उदाहरण को देखो। पहले मैं जब अपोजिशन लीडर था तो हमारे उस वक़्त में 21 MLA थे, कांग्रेस के पास 15 थे, कुलदीप और कुलदीप की वाइफ 2 ये थे, हम टोटल 38 की संख्या थी हमारी। 2 राज्यसभा के मेंबर बनने थे। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के मेंबर का कैंडिडेट बना दिया गया चौधरी वीरेंद्र सिंह को। मेरे पास कांग्रेस की तरफ से मैसेज आया कि हम और आप मिल कर के कोई एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा कर लें जिस पे आपको भी ऑब्जेक्शन हो और हमें भी ना हो, उसको इंडिपेंडेंट कर लेते हैं, तो कह हम मिल कर के राज्यसभा का एक मेंबर बना सकते हैं। मैंने कहा भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से नाम बताओ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप भी अपनी तरफ से कोई नाम ऐसा लाओ जिस पे हम दोनों की सहमति हो जाए। आखिर के अंदर एक नाम आया बीच का, जिसमें R.K. आनंद का नाम है, एक एडवोकेट, चर्चित किस्सा है R.K. आनंद वाला। हाँ। हमने उसको नॉमिनेशन फाइल करा दिया और उस नॉमिनेशन से पहले आप देखो, मेरे पास रिकॉर्ड में पड़ी आज वो चीज़ें, सोनिया गांधी जी का और अहमद पटेल के जो मेरी बातचीत हुई, जो मैसेज के थ्रू हुई, वो आज भी मेरे पास है। उसमें उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल मंजूर है, इससे बढ़िया आदमी नहीं हो सकता, हमारी तरफ से एक एक वोट जो है इसके पक्ष में जाएगा, आप इसको कैंडिडेट बनाए। उन्होंने ही पहल करी उसके नाम और हमने उसको कैंडिडेट बना दिया। मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि तुम जाओ नॉमिनेशन फाइल तुम करा के आओ, तो कि एक मैसेज आए भी कांग्रेस की तरफ से, या दोनों ज्वाइंटली करवा देते हैं। वो कहने लगे कि नहीं नहीं आप करवाओ, क्या आप बड़ी पार्टी हो, आप अपोजिशन में हो गए। चलो, हमने उसका नॉमिनेशन करवा दिया। मैंने R.K. आनंद को कहा, मुझे इस बात का शक है कि जो सुभाष चंद्रा को खड़ा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, सुभाष चंद्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टनर है दोनों। रोहतक के अंदर इन्होंने मिलकर के कॉलोनियाँ काटी है, दिल्ली में भी अनेक, गुड़गांव में भी इन्होंने अनेक प्रॉपर्टीज है जिसमें आपस में साझे हैं। मैंने कहा ये गड़बड़ कर सकता है, तो कहने लगा कि नहीं नहीं मैं सारी बात कर के आया हूँ और सारा कुछ ठीक है।
उसने और कई दफ़ा बात, जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन भी उसने बात करी। कांग्रेस ने अपनी तरफ से, उनका एक जनरल सेक्रेटरी था, उसको ऑब्जर्वर बना करके भेजा कि ऑब्जर्वर का काम है वहाँ पे कि जो वोट डालने जाएगा राज्यसभा में उसको, जिसको एजेंट बनाए उसको दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले हुड्डा वोट डालने गया कांग्रेस की तरफ से। पहले तो गया सुरजेवाड़ा। सुरजेवाड़ा ने क्या किया, अपना बैलेट पेपर वहाँ खोल दिया साइन करके इसके हक में, और कि मैं देख लो वोट डाल रहा हूँ। जो हमारा प्रिजाइडिंग अफसर था, मैं भी वहीं खड़ा था, मैंने भी उसको कहा, प्रिजाइडिंग अफसर ने भी कहा कि आप वोट दिखा नहीं सकते, आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। उसने कहा कि मैं वकील हूँ, मुझे पता है नहीं हो सकता। उसी वक्त प्रिजाइडिंग अफसर ने उसका वोट साइड में रखवा दिया और उसने नोट कर लिया, क्योंकि वीडियोग्राफी हो रही है, वो तो सबूत है। उसके बाद हुड्डा वोट डालने आया। हुड्डा जब वोट डालने आया तो हुड्डा ने वोट के ऊपर टिक भी नहीं किया, बैलेट पेपर खाली छोड़ दिया। ये बात हुड्डा ने एक इंटरव्यू में भी स्वीकार हाँ, ये सब ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मौजूद है ये है ना? कहानी, मतलब पुरानी कहानी है, बहुत आगे सुनो, 50 पन्ने छपे हैं इस पे। 14 लोग ऐसे थे इसके जिन्होंने पेन की स्याही बदल दी। उस स्याही वाला किस्सा है ना, वो सुनने वाली चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ काउंटिंग हो रही है, मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरे साथ चंद्रा बैठा है इतनी दूर, यहाँ आप 3 लोग काउंटिंग कर रहे हो, आपको कहीं सही में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। वहीं आर के आनंद बैठा है, वहीं वीरेंद्र सिंह बैठा है, किसी को कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल सही उससे मिलती जुलती थी, कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। बैलेट पेपर काउंट करके आर के आनंद के पक्ष के अंदर, मतलब सारे बैलेट पेपर जो 14 जो कैंसिल किए वो भी, हमारे वाले भी, मतलब 36 बैलेट पेपर उसके आगे। हुड्डा का कैंसिल हो गया, सुरजेवाड़े का कैंसिल हो गया, 38 में से 36 एक तरफ हो गए। उसके बाद वो बैठा बैठा चंद्रा कहता है प्रिजाइडिंग अफसर को, जो प्रिजाइडिंग अफसर था वो आज कांग्रेस में है, कांग्रेस के टाइम में वो सेक्रेटरी विधानसभा लगा था, उसने वहाँ बैठे बैठे कहा कि मुझे लग रहा है कि इसमें कोई पेन में, इसमें स्याही में कोई गड़बड़ है कहीं, आप दोबारा चेक करोगे। दोबारा उन्होंने नीचे लाइट लगा करके चेक किया, उससे भी कोई नहीं कह सकता था कि कोई स्याही में चेंज है क्या। उसने फिर सीरियल नंबर बताया कि सीरियल नंबर का वोट भी देखो यार, कि उससे कहीं चेंज तो नहीं हुआ क्या। तब वो देखे, तब उन्होंने 14 वोट वो कैंसिल किए कि तो स्याही बदली हुई है। इससे बड़ा खेल हो सकता है, इससे बड़ी मिलावट हो सकती है। फिर भाजपा और हुड्डा में क्या फर्क है। हाँ, ये उसके बाद अगला और सुन लो आप, अगली बात सुनो। जब पूरी मेजोरिटी में नहीं थी बीजेपी, तब तो चंद्रा को खड़ा करती है, और जब कांग्रेस के 30 एमएलए थे और 49 जो है, 58 जो है, जो भाजपा के पक्ष में खड़े थे, 10 जेजेपी के, 40 उनके अपने, बाकी इंडिपेंडेंट्स। चलो एक वोट मेरा था और एक वोट जो है वो उसका था, क्या नाम है, कुंडू का, बलराज का, हम 2 अलग थे, बाकी सारे उसकी तरफ थे, ये 30 अलग थे। इसमें दूसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं करते, जबकि दूसरा कैंडिडेट अगर खड़ा करते तो कांग्रेस के 7 ऐसे एमएलए थे जो बागी थे, हुड्डा के पक्ष में वोट नहीं डालते थे। दीपेंद्र हुड्डा जब खड़ा हुआ तो बीजेपी ने किसी को कैंडिडेट नहीं बनाया। अब फिर जब बीजेपी के पास पूरे मेंबर नहीं थे, माकन के सामने कैंडिडेट खड़ा किया। तो इसका मतलब है हुड्डा ने ही दोनों दफा बीजेपी को जिताया, हुड्डा ने अपने बेटे को जिताने के लिए समझौता किया। अच्छा, ये जो कहानी आपने सुनाई अभय चौटाला जी, मोटे ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। वही कहानी, मतलब उस दौर की जो बात बताई, ये बहुत बार कही, लिखी, बोली जा चुकी है। और ये हुड्डा को लेकर सस्पिशियस उनकी जो गतिविधि थी, या जैसे स्याही बदली गई, 50 सैकड़ों वीडियो बन चुके हैं। सवाल तो मैंने कहीं और से फिर हुड्डा ये कैसे कह सकता है कि मैं बीजेपी से मिला? हाँ, और सवाल तो मैंने कहीं और पूछा था, आप चले गए हुड्डा पर। चूंकि एक लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू, मैं बीच में टोका टोकी नहीं करता हूँ, इसलिए पूरी कहानी हमने रिपीट सुन ली। अब फिर सवाल वही है कि लोग, तो बात ये हो रही है ना कि जो अभय सिंह चौटाला, जिनकी सिर्फ एक सीट पिछली बार 2019 के विधानसभा में आई, इकलौते जो विधायक हैं आज की तारीख में,
वो अभय सिंह चौटाला बीएसपी से गठबंधन उन्होंने जरूर कर लिया, लेकिन जिस अभय सिंह चौटाला की पार्टी को लोकसभा में कुल जमा मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख वोट आए पूरे चुनाव में, और विधानसभा चुनाव का तो मैं जिक्र कर ही रहा हूं, सबकी सब सीटों पर जमानत जब्त हुई आपको छोड़कर 2019 में। आप अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे, उस पर तो बताइए कि वो कैसे, आप अगर कहते हैं, आपका स्टेटमेंट देख रहा हूं कि आप कह रहे हैं, आप खुद को अभी से कहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर मटेरियल हूं। मैंने कहीं देखा किसी इंटरव्यू में आपने कहा मैं चीफ मिनिस्टर मटेरियल हूं, फिर आपने कहीं कहा कि मैं सीएम बनूंगा, और इस तरह की बातें बीएसपी और गठबंधन को लेकर कर रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस किस आधार पर है? चौधरी देवीलाल ने कभी मिनिस्ट्री ज्वाइन नहीं करी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अपने आप को चीफ मिनिस्टर का मटेरियल बनाया। चौधरी देवीलाल ने राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत इस तरह के दौर देखे कि उनको राजनीति छोड़ करके घर बैठने पड़ा था। तो शाम से और आदमपुर से चुनाव लड़े थे, और दोनों जगह से जब हार गए। 82 का दौर भी था जब दाव पेच हो गया था। सुनो तो सही, उस वक्त दोनों जगह से हार गए। उसके बाद एक राज्यसभा का चुनाव आया, उसमें उनके साथ बड़ा धोखा हुआ। उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं ऐसी राजनीति नहीं करूँगा, घर आके बैठ गए थे। कोई कह ही नहीं रहा था दोबारा चौधरी देवीलाल राजनीति में सक्रिय हो जाएगा। फार्म पे जाकर के अपना बैठकर अपनी खेती देखने लग गए थे। प्रकाश सिंह बादल गए उनके पास, रोड़ी का बाई इलेक्शन आया, और हरियाणा के कुछ पॉलिटिशियन गए। उन्होंने चौधरी देवीलाल से कहा कि आपके बिना हरियाणा आगे नहीं बढ़ेगा, आप चलोगे। और वो गए, और 77 में 2 ही साल बाद चीफ मिनिस्टर बन गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ मिनिस्ट्री ज्वाइन नहीं करी, वो भी सीधा चीफ मिनिस्टर बने। आज देवीलाल के बेटे थे, देवीलाल जब दिल्ली तो फिर डिप्टी सीएम बन रहे थे, उन्होंने विरासत सौंप दी। नहीं, उसके बाद उन्होंने 2000 से 2005 में जो बनाई वो थी, एक दौर था जब उन्होंने इंडिपेंडेंटली सरकार आप उसको ये नहीं कह सकते कि विरासत दी थी। नहीं, 3 बार उस समय जो हुआ, जिसमें काफी दाव पेच, चलो वो एक अलग बात, फिर हटाना, वो उस दौर का हम लोग विटनेस रहे। वो दौर अलग है, लेकिन ये जो दौर था ये तो बहुत अलग था। इसमें तो ये कहने लग गए थे लोग, कांग्रेस वाले भी, दूसरे भी, कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के हाथ में रेखा ही नहीं है कि ये कभी मुख्यमंत्री बनेगा। और वो बने मुख्यमंत्री, 2 बार बने उस वक्त भी। अब उसके बाद आप कह रहे हो कि वो चौधरी देवीलाल थे, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, तो उन्हीं का खून तो मेरी रगों में है। मैं अगर मिनिस्टर बनना चाहता तो मुझे बहुत बार ऑफ़र मिली, मुझे बड़े बड़े पदों की ऑफ़र मिली कि आपको हम ये बना देंगे आपके। मैंने उनको ये कहा, यार आप किसी दूसरे को राज़ी कर लो, मैं बनूंगा तो कभी चीफ मिनिस्टर बनूंगा नहीं, मैं एमएलए बन करके लोगों की आवाज़ उठाता रहूँगा। तो आपके हाथ में, आपकी रेखा में मुख्यमंत्री बनने का है? लोगों ने मुख्यमंत्री बनाना है। आज जो हालात है मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा को लोग सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं, आपको पता है सारी चीज़ का। हरियाणा में खास करके लोग बहुत अग्रेसिव है इस काम में कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। लेकिन कांग्रेस में तो अगले 5-4 दिन में आप देखना बहुत बड़ी भगदड़ मच जाएगी। इतनी बड़ी भगदड़ आपने किसी राजनीतिक दल में नहीं देखी होगी जो कांग्रेस में होगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने, शैलजा जी ने, रणदीप सुरजेवाला ने, इन्होंने हर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर 50-50 उम्मीदवार बना रखे हैं। हाँ, जिनसे तो 90 सीट के लिए 2,500 वहाँ एप्लीकेशन है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, कैंडिडेट तो 90 ही बनेंगे ना। हाँ। और बाकियों का जिनका पैसा खर्च करवाया था, जिनसे ही कहा था हम तुम्हें टिकट देंगे जरूर, वो कहाँ जाएंगे? हरियाणा का आदमी, उसमें कुछ को आप टिकट दे देंगे, कुछ को दूसरे चौटाला दे देंगे। वो बात नहीं है। मैं कहता हूँ कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। और आप इंतजार कर रहे हैं भगदड़ बचे तो कुछ को हम टिकट दे दें? नहीं, मैं वो इंतजार नहीं कर रहा। हमारी अपनी पार्टी का कैडर है, बीएसपी का अपना कैडर है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस में एक भगदड़ मचेगी। और भगदड़ जब मचेगी कांग्रेस में तो लोगों का विश्वास टूटेगा कि नहीं टूटेगा कांग्रेस से? ये बताइए। जो कांग्रेस ये एक सपने ले रही है कि हम तो मुख्यमंत्री बने बनाए हैं, मैं आज मेरे से लिख करके ले लें, कांग्रेस 30 सीट पार नहीं करेगी। अच्छा चलिए, हम लिखते जाते हैं। आपके हिसाब से कांग्रेस 30 सीट पार नहीं करेगी? नहीं करेगी। और बीजेपी? जो हालात हैं इतने में 30, 32, 35 पे बीजेपी। हाँ, तो हो गया। आपने कहा कि 30-32 हमारी सीट 15 से 20 के बीच में आएगी। अच्छा, तो आपने बताया अपनी सीट 15 से 20, बीएसपी और हम मिल करके 15 से 20 सीटें जीतेंगे। तो 15 से 20 अगर जीत गए, अगर हाँ, तो भी मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? कमाल है। जिसके पास, उनके पास बहुमत ही नहीं होगा, किसी के पास, वो कहाँ जाएंगे?
ओ, तो ये बिल्ली के भाग से छीका टूटे जैसा मामला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्ली के भाग का चिंका नहीं, ये हम अपने दम पे लेंगे, ये हम अपने दम से करेंगे। तो मतलब आपको लग रहा है कि असेंबली हंग हो जाएगी? इस तरह से चौटाला साहब जब 99 में जब चीफ मिनिस्टर बने तब क्या था, तब की हिस्ट्री उठा करके देखो। हाँ, लेकिन तब आपको सीटें तो मिली ना इतनी, नहीं, कितनी 99 मिली? में। कितनी मिली? वही 20 सीट। हाँ 96 में वही 20 थी, 20 में से 3 लोग जो है अभिपा ज्वाइन करके थे, तो हमारे पास 17 थे। अब भी 15 से 20 अगर हमारे होंगे तो हर हालत में हमारी सरकार बनेगी, कोई नहीं रोकता। तो आप इंतजार कर रहे हैं कि हंग असेंबली किसी ढंग से हो जाए, आएगी और आपकी 15-20 सीट आ जाए। आएगी हंग असेंबली, आप देखना। अभी जो स्थिति है उसमें अभय सिंह चौटाला 90 सीटों वाली असेंबली में बीएसपी से गठबंधन है, और उसमें 33 सीट 37 बीएसपी है 37 और 53 सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। और पहले भी बीएसपी से गठबंधन वैसे इन लोगों का पहले भी हुआ। आपने कहा अभय चौटाला साहब कि 15-20 सीटें आपको और बीएसपी को आ जाएगी, और एक तरह से आपने वही कहा कि किंग मेकर होंगे, हमारे पास चाबी होगी। तो फिर उस स्थिति में हमारे पास चाबी नहीं होगी। हाँ, चाबी तो जिनके, वो चाबी तो कोई चोट लेगी उनकी। मतलब चाबी तो जेजेपी का चुनाव निशान है भाई। अच्छा, जेजेपी के चुनाव निशान की बात करें, मान लीजिए, चलिए आपने कहा 15-20 सीट आपको आएगी, तो पहली बात कि 90 की असेंबली में सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए, ठीक है। तो फिर बाकी मतलब किसी के साथ भी आप जो सपोर्ट मांगेगा, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, कहीं भी चले वो जाएंगे? हालात देखेंगे क्या करना है। मतलब कहीं भी जा सकते हैं, बीजेपी के साथ वो भी जा तब हालात देखेंगे, हम अपने साथियों से विचार करेंगे, पूछेंगे। मतलब बीजेपी को भी आप रूल आउट नहीं कर रहे हो? नहीं, बीजेपी के साथ तो जाने का सवाल ही नहीं हो सकता। क्यों? बीजेपी के साथ चौधरी देवीलाल रहे, बीजेपी के साथ चलो, चौटाला जी रहे, पूरा इतिहास है। वो एक अलग बात है। बीजेपी के साथ देखेंगे, बताया ना, ये समय बताएगा क्या होगा। तो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। ये तो कांग्रेस का एक खुला प्रचार है, ये बीजेपी की बी टीम है। हाँ, वो तो जो बीजेपी के साथ सारा दिन मिलकर के काम करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा तो कहते हैं बीजेपी की बी टीम भी है और वोट कटवा पार्टी है। उसका बाप क्या करता है, आप ये बताओ। कोई भी राजनीतिक दल, आप उसको कटवा कैसे कह सकते हो? वो कह रहे वोट काटने के लिए मैं इसको नोटिस दूंगा इस बात का कि तू क्या बकवास करता है। उसको ये पता ही नहीं है बेचारे को, तू बोल क्या रहा है। हरियाणा में काटने आ रहे हैं बीजेपी के इशारे पर ये लोग काम कर रहे हैं। हरियाणा के लोग दीपेंद्र के बारे में क्या कहते हैं, आप इस चीज की किसी और से पूछताछ पड़ताल। ये देखिए, 2 बयान है दीपेंद्र हुड्डा का। उन्होंने कहा कि ये जेजेपी और तो ये आपकी पार्टी दोनों वोट कटवा भी है और दोनों बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। नहीं, ये इससे पूछो दीपेंद्र से, इसके बाप से, दोनों से। हाँ, कि तुम इलाहाबाद में क्या लेने गए थे? वोट काटने गए थे कि बीजेपी को जिताने गए थे, या तुम बीजेपी को हराने गए थे? राज्यसभा का मेंबर चंद्रा को बनाया जब तेरा बाप क्या कर रहा था, तब तू क्या कर रहा था? है सबसे बड़े तो लोगों की विश्वासघाती यही है। तो आप अभी ये सब बोल रहे हैं। हाँ। अभी खुद ही कर देखिए, अभी क्या होगा 2024 के विधानसभा में कोई नहीं जानता हो। तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा, नतीजे आएंगे तब। लेकिन आपकी बात अगर सच हो गई, आपकी बात इफ एंड बट, आपकी बात, आपका सपना अगर सच हो गया चौटाला साहब, कि आपको कुछ 15 के आसपास सीट मिल गई आपको और बीएसपी को, जो आप मान रहे हैं, तो उस स्थिति में जैसे पिछली बार जेजेपी को 10 मिल गई तो बीजेपी के साथ जाकर डिप्टी सीएम बन गए। आपकी महत्वाकांक्षा सीएम बनने की। वो डिप्टी सीएम बने, मैं डिप्टी बनने वाला में नहीं हूँ। हाँ, तो वही आप सीएम बनना तो चाहेंगे? अपनी सरकार बनाएंगे, चाहे 15 सीट आ गई किसी ढंग से तो भी आएगी, आप भी दुआएं करें। अच्छा, आ गई तो आपने कहा कांग्रेस बीजेपी कोई भी होगा उस वक्त देखेंगे। हाँ, तो उस सिचुएशन में अगर मान लो बीजेपी की तरफ से आ गया कि चलो हम साथ आ जाते हैं। मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं सरकार बनाऊंगा बस, चाहे जिसके साथ हो। मैं सरकार बनाऊंगा बस, चाहे जिसके साथ हो। नहीं, ये मैं आपको एक ही बात कहता हूँ कि मैं सरकार बनाऊंगा बस। अरे, सरकार बनाने के लिए बाकी तो 25 सीट कोई चाहिए। 25, आ जाएंगे सीट, चाहे बीजेपी वाले हो, मैं आपको उस वक्त आपको बुला के कहूँगा। खुद ही बोल दिया 30 दोनों को आएंगे। अरे, मैं आपको बुला के उस वक्त ये जिम्मेवारी लगाऊंगा कि आप जाओ अंजुम जी, हमारे लिए पूछो कैसे करना है, आपको एडवाइजर बनाऊंगा मेरा। अरे, हमें क्यों बनाएंगे? लेकिन फिर तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कांग्रेस के लिए भी आप इतना बिटर हो, तो आप अगर आपके पास चॉइस हो तो बीजेपी कांग्रेस में से किसको चुनोगे आप? सुनो, मैं आपको बताऊं, मेरे लिए कांग्रेस जो है अछूती नहीं है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस आदमी ने मेरे बाप को 10 साल की कैद कराई थी, मैं उसको किसी कीमत के ऊपर नहीं देखना चाहूँगा।
जिसने एक षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेजा, उस आदमी को जिसने भाजपा के साथ हाथ मिला करके हरियाणा को कमज़ोर किया, मैं उस आदमी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है, कांग्रेस एक पार्टी है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब से मैंने सवाल शुरू किया, मैंने आपसे सवाल किया, आपके गुस्से पर तो आप ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल की तरफ ले गए। फिर मैंने सवाल आपसे किया कि आप डू और डाई जैसी है और आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई है, तो आप भूपेंद्र सिंह चौटाला पे लंबी कहानी बताए। फिर आपसे सवाल किया तो आप कांग्रेस पे बताए। अपना तो बताइए कि आप कैसे जीतेंगे, जिस पार्टी को नहीं, आंकड़े बताने दीजिए। जिस पार्टी को 2019 के चुनाव में, जिस लोक दल को, अभय सिंह चौटाला की पार्टी को एक सीट मिली, 2.44% वोट मिले, कुल जमा वोट लगभग 3 लाख मिले पूरी 90 सीटों को मिलाकर, जिनकी पार्टी को 2024 के लोकसभा में 7 सीट पर लड़े 1.7% वोट मिले, कोई एक जीता नहीं, वो किस आधार पर आज कह रहे हैं कि 15-20 सीटें आ जाएगी, किंग मेकर भी बन जाएंगे, मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे? आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब किसान आंदोलन चल रहा था, ये इस तरह के उतार चढ़ाव जो है हमारी पार्टी में कई दफ़ा है, कई बार ऐसे हालात बने, और हम उसके बाद उसी तरह से आगे बढ़ते रहे। उतार चढ़ाव में ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ उतार ज़्यादा दिख रहा है। कोई नहीं, वो उस पर मैं आपको बता देता हूँ। अब उसके बाद का इशू ले लें आप सीधा सा। जब किसान आंदोलन चल रहा था, मैंने रिजाइन किया था अपनी असेंबली की सीट से। देश में पहला एक व्यक्ति मैं था, ना तो किसी ने लोकसभा के मेंबर ने किया, ना किसी विधानसभा के मेंबर ने किया। मुझे जब किसान नेताओं ने कहा कि आप अगर कहते हो कि हम चौधरी देवीलाल की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, आप हमें समर्थन कर रहे हो, तो आपको कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। उन्होंने नहीं कहा इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने कहा बड़ा फैसला करना चाहिए। मैंने कहा आज इन हालात में सबसे बड़ा फैसला यही है कि मुझे रिजाइन करके इन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि देश में एक संदेश जाए कि पॉलिटिकल लोग जो है अब अपनी राजनीति छोड़ करके किसान के साथ खड़ा हुआ। और मैंने किसान की पीड़ा को नज़दीक से देखा, मैंने खुद खेती करी है, मुझे जानकारी थी। चलो उसके बाद आपने मेरा जो बाई इलेक्शन था, पहले तो बीजेपी ने उस बाई इलेक्शन को लिंग राउंड किया। उनको पता था कि अगर 2 महीने 3 महीने के बाद जो चुनाव हो रहे थे उसके साथ करा देते तो फिर मैं बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत करके आता। उन्होंने 8 महीने के बाद उस चुनाव को करवाया, इलेक्शन कमीशन ने। उस 8 महीने के बाद जब चुनाव हुआ, जो कांग्रेस पार्टी हमें वोट काटू कहती थी, वो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने गई थी, जबकि वो तो किसान का इशू था। उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी, कांग्रेस और अलोपा, ये सारे मिल गए थे, सब ने इकट्ठे होकर के मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था। और बाई इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का बहुत दुरुपयोग हुआ था। 100 करोड़ से ज़्यादा नगद रुपया वहाँ 15-15 हज़ार रुपये वोटर को प्रभावित करने के लिए बोली लगी थी, ऑक्शन हुए थे वोट एक तरह से। कांग्रेस के यही भूपेंद्र हुड्डा, फिर मैं आता हूँ उसी बात पे कि कैसे भाजपा के साथ मिला हुआ है, इसका बयान है, वो भी आप जरूर देखना यूट्यूब के ऊपर। इसने वहाँ जो भाषण दिया जा करके कागदाना गांव में, नोट कर लें आप कागदाना गांव, उसमें जो इसने भाषण दिया जा करके, उसमें ये कहा था कि मैं वोट तो कांग्रेस की मांगने आया हूँ, लेकिन भाई गोविंद कांडा जो है, गोपाल कांडा उसका बड़ा भाई जो, वो मेरा मित्र है, उसका भी ख्याल रखना है। तो सीधा सीधा उसने उसकी तरफ इशारा किया। फिर जो इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो सबसे निजी आदमी था, जिसको ये टिकट देता रहा है कांग्रेस की, उसने बीजेपी की खुल करके मदद करी वहाँ पे। जिस कांग्रेस पार्टी को वहाँ 30 से 40 हज़ार वोट मिलता रहा हमेशा, क्योंकि वो वोट उनको मिलता रहा है जो हमारे अगेंस्ट डलता है, मेरे अगेंस्ट जो वोट डलता है वो वहाँ पे मिलता रहा हमेशा। अब की बार उसकी जमानत जब्त हो। तो इस बार आपका भी जो दोबारा लड़े उसमें मार्जिन बहुत कम हुआ, 7,000 के आसपास से 6-7 हज़ार से। नहीं, मार्जिन कम हुआ। हाँ। मार्जिन तो कम इसलिए हो ना, भी सारे मिल गए, सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन मुझे पहले से 10,000 वोट ज़्यादा भी मिला है। मेरा पिछला असेंबली का चुनाव था जिसमें वोट मिला था, उससे बाई इलेक्शन में हाँ मार्जिन कम हो गया। मार्जिन तो कम होने का कारण ही हो गया ना कि कांग्रेस भी उसके साथ चली गई। जो कांग्रेस का 15-16 हज़ार वोट कम हुआ वहाँ पे, वो भाजपा की तरफ चला गया, वो उनके कहने चला गया, लेकिन उसमें मेरा वोट बढ़ा। अब आज की डेट में हालात ये है कि सरसा की 5 सीट हम जीत रहे हैं। आप उस चीज़ का पता करवा लें, आपके बहुत सारे साथी होंगे वहाँ पे,
उनसे कहो कि निष्पक्ष होकर के बताओ भी क्या होगा सरसा के अंदर। जिन 5 आदमियों को 4 हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, एक मैं किसी भी साथी को लड़ाऊँ, हर हालत में 5 हमारे लोग जीत करके आएंगे। इस तरह की बहुत सारी सीटें अच्छा, हरियाणा तो में जैसे हैं। आपने 15 बताई कि 15 से 20 जीतेंगे हाँ हाँ, बीएसपी और तभी आप तो मिलके। बताता हूँ। 5 तो बता दिया 5 तो यहाँ। सरसा ही है, और छठा नरवाणा है। हाँ, नरवाणा जीतेंगे, और कलायत जीतेंगे, और नारनौल जीतेंगे, और उसके अलहदा उचाना जीत करके आऊँगा। उचाना जीत कर आऊंगा। हाँ तो उचाना वो सीट है जिंद जिले की हाँ। जहां से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं और इस बार फिर चुनाव मैदान में आ चुके हैं। उचाना वो सीट है जहां से चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं कांग्रेस की टिकट पर। क्या आप उचाना से भी इस बार चुनाव लड़ेंगे? मैं इलाहाबाद के अलावा। उचाना के बारे में अभी आपको बताऊंगा सारा। हाँ, अभी बता और दूंगा उचाना आपको। वो सीट है जहां वीरेंद्र उचाना, सिंह कई बार चलो मैं विधायक रहे, आपको और वो सीट है जहां वीरेंद्र सिंह को ओम प्रकाश चौटाला ने हराया हुआ है उचाना से। उचाना सीट का भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले अपना तो बताइए कि आप लड़ेंगे कि नहीं उचाना से। नहीं, वही बता रहा हूँ मैं आपको कि उचाना की जो सीट है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। पहले तो उनसे पूछ रहा हूँ, अगर वो लड़ सकते हैं तो हम उनको लड़ाएंगे। तब उनकी एज तो 90 पार हो गई, 91 कोई है शायद। दिक्कत नहीं है। राजनीतिक आदमी और वकील कभी रिटायर नहीं होता, कभी रिटायर नहीं होता। तो आप सोच रहे हैं उचाना से इस बार चौटाला जी को चुनाव लड़ेंगे? अगर इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दे दी, हम इस चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। अगर परमिशन मिली परमिशन का इलेक्शन लड़ने की, नहीं, अच्छा, चूंकि सजा वाली बात तो नहीं लड़ सकते? नहीं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया। अगर उनको परमिशन मिलेगी लड़ने की तो चौटाला साहब को भी मिल जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आज डिसाइड हो जाएगा उसके बारे में। अगर नहीं हुआ तो फिर उचाना के लोगों से मैं पूछूंगा जाकर के, अगर वो मुझे कहेंगे कि आप लड़ो तो फिर मैं उचाना से लड़ूंगा, दूसरी सीट मेरी उचाना होगी। अब आते हैं, इस तरह से और सीटें बता देता हूँ आपको जो क्लियर कट हम जीतते हैं। यमुनानगर में जीतेंगे, क्लियर कट है। मेवात की 6 सीटें हैं, 6 में से 4 पक्की जीत करके आएंगे, कोई नहीं रोकता है। तो हमारी बीएसपी की जो हमारी सहयोगी पार्टी है उसकी 3-4 सीटें ऐसी है जो 100% श्योर है कि जीतेंगे। बहुत सारी में बड़ा कड़ा मुकाबला होगा। फिर आप मान के चलो, चुनाव के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक माहौल बनता है, लोगों में एक चर्चा बनती है। आज अगर मेरी सीट पे मैं जीत रहा हूँ, मेरे पड़ोस वाली सीट पे उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर मैं उचाना में जीतूंगा तो उचाना के साथ लगती है जुलाना है, उस पर असर पड़ेगा, सफ़ीदों पे पड़ेगा, साथ के साथ जिन पे पड़ेगा। इस चीज़ का बहुत असर होता है। चुनाव का अभी तो टाइम है। आज कोई आदमी कहता है कि मैं ये एक अकेला व्यक्ति हूँ जो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं अपनी सीट से 100% जीतूंगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यही 100% है कि इलाहाबाद से वो जीत जाए अभय चौटाला, बाकी का कुछ 100% का कुछ मैं जो सीटें आपको बताई वो 100% ही है। मैं कोई कभी भी मतलब इस तरह की बात नहीं करता जो कल आप मेरे सामने खड़े होकर के मुझे कहें यार ये तो कह कुछ रहे थे, हो कुछ रहा है। मैं उस तरह का राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। तो आपको अंदाजा था कि 2019 में आप सिर्फ 1 सीट जीतेंगे? मुझे बिल्कुल। तब भी तो आपको लग रहा होगा कि जीतेंगे 10-20-25 ना, तब तो हमारी पार्टी में इतना बड़ा बिखराव कर दिया था, पार्टी तोड़ दी गई थी। लोगों का रुझान जेजेपी की तरफ इसलिए जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला ने और अजय सिंह ने, इन सब ने लोगों में एक बड़ा भ्रम पैदा किया, हमें घर से निकाल दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारे लोग बेचारे के साथ बहुत जल्दी जाते हैं। तो अब लोगों के सारी बात समझ में आ गई। अब हमारा मतदाता जो हमारे साथ वापस आ गया। आज जो जेजेपी में गया था, जो 14% वोट उनको मिला था, आपके सामने है, नतीजे आएंगे अपने 8 तारीख को। अपने फिर फ़ोन पे इस बात पे चर्चा करेंगे। हमारा वोट परसेंट जो है फिर वापस आएगा, यूँ कहीं आएगा। अब चूंकि आपने ही अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला का जिक्र कर दिया, तो अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला दोनों भाई हैं। अजय सिंह चौटाला आपसे बड़े हैं। 2 बेटे अभय सिंह चौटाला के हैं, करण और अर्जुन। एक बेटे को आपने टिकट का अनाउंस कर दिया शायद? जी हाँ जी। अर्जुन का। और अजय सिंह चौटाला के भी 2 बेटे हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला। दोनों वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और एकदम 36 का रिश्ता है, कहें तो कुटी आंखों एक दूसरे को नहीं सुहाते। सही कह रहा हूँ? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। नहीं है? ये नहीं कह सकते, आपकी भी आंखें फूटी आंखें भी नहीं सुहा सकते। सुहाते हैं? नहीं, ये मान के चलो भी कोई ये हमारा कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो राजनीतिक एक दूसरे से मान के चलो कि मैं आपकी बात से किसी से सहमत नहीं हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपकी और मेरी दुश्मनी हो जाएगी। वो तो नहीं हो सकती ना। तो दोस्ती कहाँ है?
तो दोस्ती नहीं है, लेकिन हमारे आपस में विचार नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि भाई जो आप कह रहे हो वो चीज़ें हैं। अच्छा, तो अजय सिंह चौटाला से आपकी मुझे आखिरी अजय सिंह चौटाला मिलते हैं, मेरा बड़ा भाई है, मैं उसको इज्जत देता हूँ पूरी। और बयानबाजी तो ऐसी होती है एक दूसरे को वो अलग बात है, वो राजनीतिक दूरियां हैं। आप कब आखिरी बार मिले हैं? फोन पर कब बात हुई अजय सिंह चौटाला से? फोन पे नहीं हुई थी, मुझे एक शादी में मिले थे। आप शादी उनके में बेटे मिली। तक की शादी नहीं में नहीं तो गए नहीं, नहीं? शादी में नहीं, वो चलो एक दूसरे की शादी में मिले और बेटे की शादी में नहीं गए? सुन तो लो, कोई खास बात नहीं है। वो तो कोई किसी को बुलाए, निमंत्रण दे तो ये आदमी जाता है। अच्छा, आपको निमंत्रण ही नहीं दिया था? आप उनसे पूछ लेना कि उन्होंने किसी ने आकर के दिग्विजय निमंत्रण की दिया। शादी में आपको निमंत्रण नहीं? कोई निमंत्रण नहीं था। अच्छा ये भी मेरा कजन है जो बैठा है। अच्छा, हमारे भी आपस में कई बार रिश्ते खराब हो जाती है, कोई खास ये बात किनके नहीं। बेटे हैं? ये मेरे चौधरी साहब राम होते थे, चौधरी देवीलाल जी के बड़े भाई, ओके, ये उनके पोते हैं। पोते हुए, हाँ ठीक है। इनसे भी कई बार हमारी आपस में खटपट हो जाती है। ये कोई मतलब पारिवारिक चीज़ें अलग है, राजनीति अलग है। लेकिन ऐसी भी खटपट नहीं है जिसको आप एकदम अंडर द कारपेट कहें तो समझ में आए। आप दोनों की खटपट, दोनों भाइयों की, और खास तौर से चाचा भतीजे की ऐसी खटपट बहुत कम देखने को मिलती खुलकर। एक चाचा भतीजा वहां भी हैं महाराष्ट्र में, अजीत पवार और शरद पवार, लेकिन उन चाचा भतीजे के बीच वैसी बयानबाजी नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई अकेले हमारे परिवार की बात नहीं है, ये आप कहीं भी उठा करके देखो। बीजेपी ने तो खैर सब जगह परिवारों में झगड़े कराए ही हैं, लेकिन किसी भी घर में आप ये बताओ मुझे, आप अगर 2 भाई हैं तो क्या आपका बंटवारा नहीं होगा? क्या आप ताउम्र साथ रह जाएंगे? हम तो कोशिश करेंगे, रह जाएंगे, अभी नहीं। तक तो है। कोई आज तक रहे तो बता दो मुझे। नहीं, एक तो बंटवारा भी। होता है, नेचुरल कोर्स में होता है। तो अगर कोई जमीन जायदाद का बंटवारा होता है तो कई दफा राजनीतिक बंटवारे भी हो जाते हैं। नहीं, उस बंटवारे में तो एक दूसरे के लिए गला काट है ना, एक दूसरे को समाप्त करने की कोशिश है। बयानबाजी ऐसी ऐसी है। नहीं, बयानबाजी अलग चीज़ है। बयान तो अगर वो कोई गलत बात कहेंगे तो मुझे कहना ही पड़ेगा ना। अगर उन्होंने इस प्रदेश को लूटा है, किन्होंने? दुष्यंत ने, हाँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते उसने लूट मचाई। मैंने तो विधानसभा में कहा कि इसने लूट मचाई है, इसकी इंक्वायरी करो, वो मेरा फर्ज बनता है। और मैंने कोई दुष्यंत की नहीं, जिस किसी मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, मैंने चीफ मिनिस्टर को भी वहाँ विधानसभा में ये कहा कि तू इनका सरगना है लुटेरों का। अब चूंकि दुष्यंत का जिक्र आपने कर दिया, दुष्यंत चौटाला 2019 में से पहले उन लोगों ने जेजेपी बनाई, अजय सिंह चौटाला और उनके बेटों ने, और उसके बाद उसके नेता हैं। 10 सीटें मिली थी 2019 में, और डिप्टी सीएम बने हरियाणा सरकार में बीजेपी के साथ। बल्कि कहें बीजेपी दुष्यंत की बैसाखी पर सरकार में आई, वरना बीजेपी सत्ता से बाहर रह सकती थी। और दुष्यंत बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़े 2019 में। लेकिन चूंकि आपने जिक्र किया विधानसभा का, तो फिर मुझे ध्यान आ गया। मैं आपको एक चीज बीच में टोकना चाहता हूं। जी बोलिए। आप कहते हो ना कि वे दुष्यंत की बैसाखी से बीजेपी बढ़ी, ये नहीं है। अच्छा, दुष्यंत को ये पता लग गया था कि अगर तुम बीजेपी के साथ नहीं जाएगा तो तेरे 6-7 एमएलए भाग जाएंगे। उसका एक कारण था। बीजेपी के जो एमएलए, जेजेपी के जो एमएलए जीत करके आए थे वो इनकी पार्टी के नहीं थे। इनकी पार्टी में तो ये 3 लोग थे, 4 लोग जो पार्टी से जुड़े हुए थे। क्योंकि पार्टी तो मुझे पता है कि हमारी पार्टी क्या थी, उसमें कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोगों को हम टिकट दे सकते थे, ये तो मुझे जानकारी है सारी चीज़ों की। 6 टिकट इन्होंने ऐसे दिए थे, जिन 10 में से 6 ऐसे जीत करके आए हैं जो या तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे या जिनका रास्ता बीजेपी के साथ था। तो इनको ये डर था कि कहीं अगर तुम आज इस पार्टी को नहीं ज्वाइन करोगे, सरकार को ज्वाइन नहीं करोगे, तो तुम सत्ता से भी बाहर रह जाओगे। 10 में से 7 टूट जाएंगे, 2/3 बस बाहर हो जाएंगे। 7 की जरूरत ही नहीं थी। 10 में से 6 लोग इकट्ठे होकर के कहते कि भी हमने तो अपना लीडर चेंज कर लिया। हाँ, सही बात। हाउस और में उन्हीं को बाहर कर देते, उन्हीं को बाहर कर देते। जैसे पशुपति कुमार पारस ने किया या सिंधे ने किया। सब जगह हो रहा है, सब जगह हो रहा है, सही बात। तो उनको कर देते। इस डर से ही उन्होंने जा करके बीजेपी को ज्वाइन किया था। ठीक है। अब आते हैं, चूंकि आपने कहा कि आपके रिश्ते और ये, जैसे विधानसभा में मैं एक वीडियो देख रहा था कल, विधानसभा में हिसार एयरपोर्ट का कुछ जिक्र करते हुए दुष्यंत और आप हाउस में थे, और आपने दुष्यंत पर कुछ उनके मंत्रालय पर कुछ सवाल उठाए भूमि अधिग्रहण को लेकर। दुष्यंत ने कुछ सफाई दी, तो आपने कहा कि औरों की क्या बात करता है, सबसे बड़ा चोर तो तू है, सारा प्रदेश खा गया तू लूट कर।
तो ये ये- आपने सीधे दुष्यंत को कहा? सुनो ना, ये कोई गलत नहीं कहा था मैंने। हाँ। अगर मैं गलत था हम्म। तो मुख्यमंत्री को खड़े होकर के इस पे सफाई देनी चाहिए। हम्म। मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा, और अगर वो कोई इस तरह की बात नहीं है तो फिर आपको हाउस से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। किसी एक ने भी मुझे खड़े होकर के नहीं कहा। मैंने तो बाकायदा तौर पे सबूत के तौर पे बताया था कि वहाँ तेरे ज़मीनें खरीद रखी है। कहाँ? हिसार में? हिसार के अंदर जिस कंपनी में खरीद रखी है, जो कंपनी अब तने जिन जिन को डायरेक्टर बना रखा है, मैंने नाम तक बताए थे। वहाँ लंबे समय से एक आंदोलन चल रहा था, मैं उस आंदोलन में गया था, वहाँ लोगों ने मुझे सारी चीज़ें बताई। मैंने उन लोगों की आवाज़ को विधानसभा में उठाया, ना कि मैं कोई दुष्यंत के खिलाफ था, मैं उस डिपार्टमेंट के खिलाफ था। उस डिपार्टमेंट का वो मंत्री था, इसलिए मुझे उसको कहना पड़ा। नहीं नहीं, आप तो सीधा जब ये कह रहे सबसे बड़ा चोर तो तू है। हाँ, कहा मैंने। सारा मेरे प्रदेश लूट कर खा गया तू। तो लूट के खाई है प्रदेश से, शराब घोटाला किया है, रजिस्ट्री घोटाला किया है, कितने तो घोटाले किए हैं। किसने? ये दुष्यंत ने करे, उसी के डिपार्टमेंट में हुए। दान घोटाला हुआ है, ये सारे उसी के डिपार्टमेंट के हैं। आपने एक और बयान दिया, अभी इस पर बात करते हैं। एक और बयान है आपका 9 अप्रैल 2024 का, जिसमें आपने कहा कि बड़े बड़े घोटाले करके हजारों करोड़ रुपए हजम कर गए, लूट मचाई है, कुकर्म किए हैं, इन लोगों के लिए लोगों के मन में नफरत भर गई। चौधरी देवीलाल के नाम पर यह कलंक है। हाँ बिल्कुल, नफरत भर गई, तभी तो आज हालत ऐसी होगी ना इनकी कि आज सीट ढूंढने को भी नहीं मिल रही। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, कहीं जमानत भी नहीं बचेगी। मैं तो जीत के तो आ गया था, ये तो जमानत नहीं बचा पाएंगे कहीं। मतलब आप कह रहे हो दुष्यंत चौटाला इस बार जमानत नहीं बचा नहीं पाएंगे? नहीं बचा पाएगा। उचाना से भी? कहीं से भी नहीं। पिछली बार तो 10 सीटें मिल गई थी 2019। पिछली बार वही तो मैं कहता हूँ भी, हमारा जो वोटर था, INLD का जो वोटर था, वो ये मान गया था कि इनके साथ जास्ती हुई, इसलिए वो उनके साथ चला गया। अब उनको इनके असलियत का पता लग गया कि ये कितने बड़े बेईमान हैं। लेकिन आप इतनी बार दुष्यंत चौटाला को, जो आपके भतीजे हैं, चोर, लुटेरा, बेईमान, सब कुछ आप कह रहे हो, मैं सही को सही कहता हूँ, गलत को गलत कहता हूँ। तो इसका कोई सबूत है? ये तो आपको सबूत सामने रख देना चाहिए कि दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में हर रखे। तरह के घोटाले आप कह रहे हैं कि घोटाले हमने तो किए। विधानसभा में भी रखे। नहीं, वो बयान देना एक अलग चीज है। नहीं, बयान नहीं। एक होता है सारे सबूत रख देना कि ये सबूत है, ये दुष्यंत ने फला फला शराब घोटाला किया, ये घोटाला। आप एक चीज करो, जो शराब घोटाला हुआ था, उस शराब घोटाले की 3 जांच हुई। मुझे आप एक चीज बताओ, सरकार अगर कोई जांच कराती है, एक एजेंसी से कराएगी, 2 से कराएगी, 3 से कराएगी, फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल देगी। सबसे पहले जांच कराएगी। हमने कहा SIT बनाओ। SIT बनाने के बजाय सरकार ने SET बना दी। SET क्या होता है? SET जैसे SIT है, SET के पास कोई मतलब जुडिशियल पावर नहीं है। ओके। वो बना दी। उसका हेड जो करता है IAS अफसर करता है, IPS नहीं करता उसको। उसमें जांच हुई, उस जांच के अंदर ये लोग दोषी पाए गए। उसके बाद उसको दबाने के लिए इन्होंने विजिलेंस से इंक्वायरी करा दी। विजिलेंस में और ज़्यादा लोगों के नाम जुड़ गए, और ज़्यादा खुल करके सामने आ गया कि ये तो टोटल का टोटल जो है बहुत बड़ा घोटाला, कई हज़ार करोड़ का है, और ये खा गए। सरकार ना गिर जाए उसके डर से उसको भी उन्होंने दबाया। जब विधानसभा का सेशन आया, हमने पूछा कि वो जांच होगी, उसकी कॉपी मेरे पास कहीं से आ गई अनऑफिशियली, और मैं वो कॉपी लेकर के खड़ा हो गया कि मेरे पास ये कॉपी है, इसमें इन लोगों के नाम है, आप इसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? तो वो कहने लगे कि आपके पास कहाँ से आई? मैं बोला भाई कहीं से आओ, आपको इससे क्या मतलब है? अगर मैं जो बता रहा हूँ ये नाम नहीं है, तो जो ओरिजिनल कॉपी है आप उस कॉपी को निकालो और दिखाओ मुझे। तो कहने लगे कि ठीक है, हमने एक कमेटी बनाई है इसके लिए, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और चीफ सेक्रेटरी ही उसको जांच करेगा। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमने कॉपी बना दी, और वो इसकी जांच करेगा, और जांच करके कमेटी बना दी, वो इसकी जांच करके बताएगा, फिर हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो चीफ सेक्रेटरी वाली भी उन्होंने दबा दी। मैंने हर बार विधानसभा के रिकॉर्ड में आप देख सकते हो, जब भी कहीं भ्रष्टाचार की बात आई है, मैंने हमेशा ये 3 चीज़ें उठाई कि धान घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला और ये शराब घोटाला,
जिसकी जांच आप लोगों ने कराई है, तो वो जांच सार्वजनिक करो। दुष्यंत चौटाला आपके निशाने पर इसलिए ज्यादा रहते हैं क्योंकि वो नहीं, पार्टी तोड़ी और एक तरह से आपके कार्यकर्ता उनकी तरफ चले गए, पार्टी बड़ी हो गई, 10 सीटें उनकी आ गई, नहीं, ज्यादा हैसियत हो गई। सरकार के पास जो डिपार्टमेंट थे जिनमें घोटाले हुए थे वो उनका मंत्री था। ये नेचुरल है कि जो जिस डिपार्टमेंट में मंत्री होगा वो उसका नाम ही आएगा या किसी और का आ जाएगा। मैंने तो चीफ मिनिस्टर को कहा था, मैं बोला मैं तू क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है किसी को? चीफ मिनिस्टर का काम प्रोटेक्ट करना नहीं होता। चीफ मिनिस्टर का काम प्रदेश की भलाई के लिए अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। दुष्यंत तो कहते हैं, उनका बयान देख रहा था कई जगह कि हमने 4 साल में 20,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क बनाया, आबकारी विभाग की आमदनी दोगुनी हो गई, एविएशन में काम किया। ये आप मुझे एक चीज़ बताओ कि सड़कें बनेंगी कि नहीं बनेंगी देश में? है एक डिपार्टमेंट के पास जो पैसा आएगा बनाने के लिए तो बनानी पड़ेगी। ये कौन सा आसान है भाई किसी पे? ये कहाँ आसान है मुझे ये बताओ। ये तो जब 3.5 लाख करोड़ का बजट है आपका, उस बजट को कहाँ खर्च करोगे आप? कहीं तो लगाओगे। तो ये क्यों नहीं बताते उसमें खा कितना गए? तो खा गए। और बीजेपी ने अगर दुष्यंत को दूध से मक्खी की तरह निकाल के किनारे कर दिया तो बीजेपी के हाथ में एजेंसी है, पूरा सब कुछ है। एजेंसी नहीं, इनके पास इनकी फाइलें, आप देखना थोड़े दिन को, ये लोग सब सैर करके आएंगे। दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला। अजय तो जेल में था, अजय का नाम तो नहीं आ सकता इसमें खैर है, लेकिन दुष्यंत नहीं बचेगा। दुष्यंत को जाना ही पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। उसके मंत्रालय में इतने बड़े बड़े जब काम हुए, कांड हुए हैं, क्योंकि सारी फाइलें जब सरकार के पास तो होगी फिर तो। हाँ हाँ, सब कुछ है, एक एक चीज़ है, कोई चीज़ इनकी छुपी हुई नहीं है। आपका एक और बयान देखा, पहले तो लगातार चूंकि आप में और दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला में बयानबाजी, एक बयान देख रहा हूं मैं जो वैसे है मार्च का, जिसमें पता नहीं तुकबंदी कहाँ से आपने ट्विटर पर लिखा था शायद कि गद्दारी हो जिसकी बुनियाद अंजामे मीनार होना ही था बर्बाद। तो आप बार बार दुष्यंत को गद्दार गद्दार, दुष्यंत और अजय चौटाला को बार बार बोलते हैं। मैंने नहीं, चौटाला साहब ने गद्दार कहा इनको। इन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी ने, हाँ, इन्होंने हमारे साथ बड़ी गद्दारी करी। इन्होंने सबसे पहले तो पार्टी को तोड़ने का काम किया। पार्टी को तोड़ करके कहीं अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए चौधरी देवीलाल के नीतियों के खिलाफ जाकर के भाजपा को समर्थन दिया। नंबर 2, चौटाला साहब बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। कोई भी बच्चा जो है अपने माँ बाप के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकता। इसने आधी रात को इसके साथ केजरीवाल के साथ समझौता किया, तालमेल किया और आधी रात को उनको हॉस्पिटल से जेल भिजवाया। कभी ऐसा आपने सुना है कि हॉस्पिटल में कोई एक आदमी बीमार है, जेल से हॉस्पिटल आया है और आधी रात को डिस्चार्ज किया जा रहा है? अगले दिन सुबह डॉक्टर आएगा, आकर के देखेगा, अगर वो स्वस्थ है तो उसको डिस्चार्ज कर देगा। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप रात को 11 बजे डॉक्टर को बुलाते हो? नहीं, ये भी कहाँ लिखा हुआ है उन्होंने केजरीवाल से समझौता किए, तो आपका आरोप? नहीं, समझौता था ना, तो आपस में राजनीतिक समझौता सार्वजनिक किया था उन्होंने कि हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। ये जिंद बाई इलेक्शन की बात है। अच्छा, बाई इलेक्शन। हाँ, आधी रात को केजरीवाल ने डॉक्टर, मतलब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर था, उसने आदेश दिया, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल जो दिल्ली का था उसमें एडमिट थे, LNJP में, तो वहाँ बाकायदा आधी रात को 11 बजे डॉक्टर जाता है और जा कर के कहता है कि चौधरी साहब हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा भी रात को मुझे डिस्चार्ज कर रहे हो, जेल भेज रहे हो, रात को जेल बंद होती है, मैं कहाँ 11 बजे जाऊँगा, मुझे सुबह भेज देना, क्या दिक्कत है इसमें? कहने लगे हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हमें ऊपर से आदेश है। तब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि मैं गद्दारों के साथ और देशद्रोहियों के साथ कभी समझौता नहीं करूँगा ज़िंदगी में। अच्छा, इस बात को हो गया मान लो कई साल, जब पहली बार गोहाना की रैली में अक्टूबर अजय सिंह ने अनेक बार ये कहा है कि बड़े चौधरी साहब हमें कहेंगे तो हम शाम को जैसे वो कहेंगे उस आदेश को। बिल्कुल, कई बार कहा। तो उसको कहो कि तू जा करके बड़े चौधरी साहब से बात क्यों नहीं करता, अखबार में क्यों कहता है ये बात? नहीं, अजय सिंह ऐसा कहते हैं और तुरंत आपका उसके बाद बयान आ जाता है कि तुम्हारा सामाजिक अंत है, तुमने गद्दारी की थी, तुमने ये किया, तुमने साजिश की, पार्टी में फूट डाला। अरे भाई, इससे बड़ा सामाजिक अंत और क्या होगा उनका? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 92 ईयर ओल्ड है, पिछले 6 महीने हॉस्पिटल में रहे और 6 महीने में ये अनेक बार हॉस्पिटल में गए हैं।
कभी एक दिन भी जा कर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से नहीं मिले कि भी आपकी तबीयत कैसी है। एक खून का रिश्ता बताते हैं अपने आप में। वो ये कहते हैं कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं, तो तुम गए क्यों नहीं? क्या शर्म आ रही थी तुम्हें जाने में? वो कभी हॉस्पिटल मिलने नहीं गए? नहीं, आज तक नहीं गए। या चौधरी साहब मिले नहीं? आज तक मिलने गए ही नहीं। चौधरी साहब से मिलने यहाँ आए थे, बेटे का कार्ड देने आए थे शादी का, तो मिले थे ना चौधरी साहब। चौधरी साहब मिलने से क्यों मना करेंगे? क्यों नहीं जाते? तो जो अपने रिश्ते को नहीं समझता, जो केवल और केवल अपनी ये मानता है कि भी मुझे तो इनसे दूर रह करके कुछ हासिल करना है, तो जाओ, कौन रोकता है? तो सिर्फ इसलिए कि सियासत में कुछ हासिल करना था, बस। या पार्टी पर कब्जा करना था, या कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, क्या ऐसा हो गया कि राजनीतिक उसके बाद महत्वाकांक्षा ही। भाई उस देखिए अभय जी, जब मैं आप लोगों की कहानी पढ़ रहा था 2-3 दिनों से, मैं भी 2 भाई हूँ, ठीक है, एक भाई मेरा भी गुड़गांव में आपको भी लगता है बड़ा ही भाग ना जाए? नहीं वो नहीं, मेरा भाई भी गुड़गांव में रहता है। हाँ। तो मैं विजुअलाइज कर रहा था कि मेरी उम्र 58 साल है, मेरे से 8 साल छोटा है। मैं सोच रहा था क्या 2 भाइयों में इस तरह की दुश्मनी हो सकती है क्या, कि दोनों एक दूसरे को पॉलिटिकली खत्म करने की लड़ाई लड़ें या बयान दें। तो मैं दोनों के बयान देख रहा था, फिर सोचा कि क्या कभी ऐसा मौका होता होगा कि लगता होगा जिसके साथ बचपन से खेले, भाई के साथ, या जिस भतीजों को गोद हम में तो भाई खिलाया। थे ही नहीं, हम तो दोस्त थे भाई दोनों। दोस्त ही होंगे, हाँ, जाहिर है। हमारी तो उम्र में फर्क सिर्फ 2 साल का है। हाँ, हम भी दोस्त की तरह ही हैं। और भतीजों को आपने गोद में खिलाया होगा, स्कूल पहुंचाया होगा, स्कूल से लाया, वो जो भी किया अरे होगा। भाई, एमपी किसने बनाया? हाँ, आपने 2014 उसकी माँ को एमएलए किसने बनाया? आप अजय सिंह से पूछना, डबाड़ी से तेरे को टिकट एमएलए किसने दिलवाई? चौटाला साहब तो मना ही कर गए थे। उनको तो बहुत पहले से इस बात का एहसास हो गया था कि ये लोग कभी भी राजनीतिक तौर पे तेरा नुकसान कर सकते हैं। डबवाड़ी की टिकट जब दिलवाई गई थी, इसमें आपके चुनाव था 2014 का, ना 2009 का, उस वक्त किसने दिलवाई? पूछ लेना, किसकी वजह से मिले थे? हाँ, तो किसने? इसको दुष्यंत को तो ना अजय सिंह टिकट देना चाहता था और ना चौटाला साहब देना चाहते थे। दोनों मना कर गए थे कि कोई ज़रूरत नहीं इसको चुनाव लड़ाने की, पार्टी के किसी और सीनियर साथी को लड़ाओ। मैंने कहा कि नहीं, हमें एक आने वाले समय में यूथ चेहरा चाहिए, हमें उसको लड़ाना चाहिए। इनके उस वक्त के आप बयान देख लो दोनों के, दिग्विजय के, इनके कि हमारे चाचा ना होते तो आज हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाते। उस चुनाव को मैंने किस तरह से लड़ा है, इनको तो पता ही नहीं चला होगा। उसके बाद 2018 के बाद आप लोग अलग होते हैं। इन लो आपके साथ रहता है, चूंकि ओम प्रकाश चौटाला जी आपके साथ हैं या आप उनके साथ हैं, पिता के साथ, वो बाप बेटे अलग जाते हैं और उसके बाद उनकी पार्टी है, उसके बाद जो कुछ है सब सामने है। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक दिल का रिश्ता, पर्सनल बात, कभी ऐसा लगता है कि अभय चौटाला जी की हम लोग एक हो जाए, एक होते? कभी नहीं? कभी नहीं। एक बार भी आपको लगता नहीं कि हम 2 भाई हैं, अभय और अजय, हम लोग साथ हो जाएं? अरे भाई, जब वो अपने बाप को बाप नहीं मानते तो फिर मेरा उनसे क्या रिश्ता है? आपका छोटा भाई आपके माँ बाप की इज्जत ना करे तो फिर आप उससे रिश्ता रखोगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप खुदा हैं, अगर आप सही मायने में अपने माँ बाप के साथ खड़े हैं, मैं समझाऊंगा, हैं? अगर मेरे साथ होगा तो मैं उसको समझा बुझा के ट्रैक पर लाने की कोशिश करूंगा। क्या आपने हमने समझाया? क्या 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 सोचते हो आपके? हमने नहीं कोशिश करी। मैं नहीं हूँ। हमारे परिवार में और हमारे रिश्तेदारी में ये बैठे, इससे पूछ लो कोई उनके साथ एक भी है तो? कोई नहीं है उनके साथ, वो नहीं, अकेले। नहीं, मैं बैठा ही हूँ। मैं तो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं जाने क्योंकि ना, मैं पीछे कर रहा था। हाँ, कोई बात नहीं। तो कोशिश की आप लोगों ने कि सबने करी है कोशिश, कौन नहीं करता? जैसे एक कहानी में पढ़ रहा था कि जब आप लोग शुरू में अलग हुए थे तो ऐसा कुछ हुआ था कि गुड़गांव में कहीं मुलाकात हुई थी अजय सिंह चौटाला से और कुछ पैचअप करने की कोशिश हुई थी? तो मैं वही तो कह रहा हूँ भी, प्रयास तो सब नहीं करे। हाँ, मैंने तो यहाँ तक भी, आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आपने एक बयान नहीं पढ़ा होगा मेरे ख्याल। क्या बताइए? मैं, अजय सिंह, चौटाला साहब, हम तीनों बैठे थे और चौटाला साहब ने ये कहा कि भाई बताओ तुम क्या चाहते हो। तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला ये दुष्यंत को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं।
जो चर्चाएं थी, जिस तरह के सोशल मीडिया पे वो, ये 18 की बात है। हाँ, वो सोशल मीडिया दुष्यंत के जुम्मे लगा रखा था, हमने वही देखता था। तो उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को खासा प्रचारित किया। तो मैंने कहा फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आने वाले समय में राज्यसभा या लोकसभा जो भी होगा उसमें देख लूँगा। अभी मैं कहा इसका नाम हम डिक्लेयर कर देते हैं, अभी हमने तो युवा चेहरे को चीफ मिनिस्टर बनाना है, और मैं इस बात को आहिस्ता आहिस्ता पार्टी के कैडर में सब लोगों को समझा लेता हूँ पहले। ये आपने कहा? हाँ, कि मैं सब लोगों को समझा लेता हूँ। उसके बाद आप जैसे साथी ने चौटाला साहब से पूछ लिया। चौटाला साहब भी मेरी तरह हैं, उन्होंने बता दी सारी बात कि भाई बात तो अभय सिंह की तो ये थी, और वो तो खुद चाहता था कि भाई ये दुष्यंत बन जाए चीफ मिनिस्टर के। उसके बाद उनका जो अगला जो सवाल था, अगली जो बात थी, वो बहुत अलग थी। वो ये कहने लगे कि टिकट जो बांटी जाएगी वो हमारे सिग्नेचर से बांटी जाएगी। ये किसने कहा? दुष्यंत ने। अच्छा। हाँ, कि भी टिकटों का वितरण भी हम ही करेंगे, हम किस किस को कैंडिडेट बनाए ये फैसला हम करेंगे, जबकि ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। इनको चौटाला साहब पे उस वक्त विश्वास उन्होंने चौटाला साहब का तोड़ने का काम किया। मैंने तो प्रयास किया था ये अड़ंगा ठीक ठीक करके पड़ा रहे, लेकिन ये बेईमान हो गए थे, ये बिक गए थे। एक्चुअल में इन्होंने पैसा ले लिया था, दुष्यंत चौटाला ने। हाँ। किन से पैसा ले लिया? भाजपा ने पैसा दिया इनको। आप कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला को भाजपा ने पैसा दिया? हाँ, पार्टी बिल्कुल। बनाने के लिए या पार्टी तोड़ने के लिए? पार्टी तोड़ने के लिए और पार्टी बनाने के लिए। अच्छा। हाँ, तो भाजपा क्यों पैसा देगी? भाजपा इसलिए दे रही थी कि उस वक्त भाजपा सत्ता से बाहर हो गई थी। उस वक्त तो आम आदमी के मुंह पे एक चर्चा थी कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। भाजपा तो सत्ता में थी ही उस समय 18 में, तो सत्ता से बाहर हो रही थी, चुनाव होने चुनाव हो वाला था रहा 19 का। था। हाँ, सत्ता से बाहर हो रही थी, कैसे बचाया जाए अपने आप को, इसलिए उन्होंने पार्टी को तोड़ा। उसमें ऐसा भी है, आप बताइएगा सही है कि नहीं, कुछ है कि अभय सिंह चौटाला दिवाली के बाद अजय सिंह से दिल्ली के छतरपुर फार्म C5 में नाश्ते पर मिले, दुष्यंत को सीएम बनाने के अलावा सारी शर्तों को मान लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सब बात चुनाव के बाद होगा, जो जिसके ज़्यादा लोग जीतेंगे वो सीएम बनेगा। नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। वहाँ तो ये बात तो मैंने कही दी थी भी मैं इसी को बना दूंगा चीफ मिनिस्टर, तुम टिक्के तो पड़े रहो। इससे ज़्यादा और क्लियर क्या होगा? ये बात तो चौटाला साहब अभी हैं, उनसे पूछ सकते हो आप। चौटाला साहब की कई बार ये स्टेटमेंट आई, कई बार आप जैसे पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने बता दिया भी अभय सिंह तो चीफ मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहता था, ये तो दुष्यंत को बनाना चाहता था, इसने तो क्लियर कर दिया था। उसके बाद उन्हीं को बेमराना। अब की आज की स्थिति में, चूंकि आप हरियाणा में चुनाव में हैं और अब चुनाव में बहुत गिनती के दिन बच गए, आज की स्थिति में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी, उसका क्या राजनीतिक भविष्य आपके हिसाब से क्या लगता है? किसी विधानसभा में 2000 से ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा दुष्यंत को? हाँ, मतलब 90 विधानसभा सीट में चुनाव लड़ेंगे या 2000 सब जगह मिलेंगे? बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो आपको 90 तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। 90 कैंडिडेट में तो उनका भी गठबंधन मैं है। कहता हूँ 70 भी नहीं मिलेंगे। 70 उनके साथ गठबंधन, 20 ओहो, आजाद मैं समाज आपको पार्टी को। कहता हूँ भी 70 भी नहीं मिलेंगे। नहीं, वो कैंडिडेट तो मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं मिलेंगे, कैसे मिल जाएंगे मुझे पता है। कुछ लोग तो ये टिकट दे देंगे, बीच में छोड़ के चले जाएंगे। किधर चले जाएंगे वो? किसी भी पार्टी में चले जाएंगे, कोई मेरे साथ आ जाएगा, कोई किसी और राजनीतिक दल में चला जाएगा। तो दुष्यंत चौटाला से कभी बात हुई है आपकी कुछ सालों में? ना, नहीं हुई। कितने साल से? काफी टाइम हो गया। तो दुष्यंत चौटाला से आखिरी बार कब बात हुई? चाचा और भतीजे में आखिरी बार कब बात हुई? कोई ध्यान नहीं मुझे, मैं जानता भी नहीं उन लोगों को। दुष्यंत चौटाला, इतना आपके भीतर बिटरनेस है दुष्यंत ओहो, चौटाला? बिटरनेस की बात नहीं है। जिन लोगों को अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करना था, उन लोगों के बारे में चर्चा करने का भी कोई लाभ नहीं है। हमारे घर में कभी इस तरह की परंपरा नहीं रही कि कोई अपने से बड़ों का सम्मान ना करे। मेरी रणजीत अंकल के साथ बहुत रिश्ते खराब हो जाते हैं, राजनीतिक रिश्ते कभी हमारे ठीक नहीं रहे चाचा भतीजा के, क्योंकि वो कांग्रेस में रहे थे, हमारी अपनी पार्टी थी, हम आमने सामने चुनाव लड़ते थे। लेकिन जहाँ कहीं भी मुझे मिले, मैंने हमेशा उनके पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। कभी भी एक दिन भी मैंने उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि हम पारिवारिक तौर पे अलग हैं क्या।
चौधरी प्रताप सिंह जो थे, मेरे फादर को पता नहीं कितने अपशब्द बोल देते थे, लेकिन वो भी जब कभी हमें मिलते थे हम उनको भी उसी सम्मान के साथ बात करते थे। ये हमारे छोटे हैं, ये बच्चे जो हैं ये हमें मिलते हैं तो हमें उसी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं। आज जगदीश अंकल के बेटे बीजेपी में हैं, वो भी मिलते हैं तो वो भी हमारे से छोटे हैं तो हमारे साथ सलीके से बात करते हैं। ये जो बता रहे हैं जानकारी के लिए, पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए, कि देवीलाल जी के 4 बेटे, सही कर रहा हूँ? जी जी जी। ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी रंजीत सिंह, चौधरी प्रताप सिंह, चौधरी जगजीत सिंह। जगदीश सिंह, हाँ। उसमें ओम प्रकाश जी ही थे जिन्होंने अपना नाम चौटाला लगाया, चौटाला हाँ, गांव सबसे पहले। और उसके बाद रंजीत सिंह अभी बीजेपी सरकार में मंत्री हैं इस वक्त हैं और बीच में कांग्रेस में भी रहे। और ये, लेकिन मुख्यतः अगर देखें तो ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटे, अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, और उनके 2 बेटे, ये लोग राजनीति में हैं। और दुष्यंत की मां नैना चौटाला भी अभी भी विधायक हैं मेरे ख्याल से, लोकसभा चुनाव में हालांकि 5वें नंबर पर शायद रहीं। फिर हम वापस लौटते हैं कि आपके साथ जो आप कह रहे हो, ओम प्रकाश चौटाला पिता आपके साथ, देवीलाल की नहीं, पूरा परिवार मेरे साथ है। हाँ ठीक है, मान लेते हैं, अकेले वो नहीं, मान लेते हैं। हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, जितने रिश्तेदार, जिसमें 3 बहनें भी हैं शायद, 3 बहनें भी हैं, और रिश्तेदार जो हैं हमारे, वो भी सब मेरे साथ हैं। अच्छा, तो सब आपके साथ? हाँ। इन लो आपके पास, झंडा लाठी डंडा बैनर सब आपके पास। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये चाचा भतीजे से मात खा गया? अब की बार देखना ना, वो तो मैंने बताया ना कि वो बेचारे बन गए थे। उन लोगों ने प्रचार प्रसार इस किस्म का किया, हमें घर से निकाल दिया, हमें कुछ दिया नहीं, सब कुछ अपने पास रख लिया, ये इस तरह की फालतू की चीज़ें करी। लोगों ने ये मान लिया कि कहीं इनके साथ जास्ती हुई है। ये गेम पीछे 1 साल से चलाया उन्होंने। गेम तो 6 साल से चला, 18 से चला मान लीजिए। हाँ, 18 पार्टी तो 18 के आसपास ही, जब गोहाना की रैली के बाद से शुरू हुआ। 18 में। तो उसके पहले से कुछ खटपट घर में शुरू हो गई होगी ना? घर में नहीं हुई कोई खटपट, इनके दिमाग में खटपट थी। उनको लग रहा है कि जो अजय सिंह चौटाला जेल में रहे, उस बीच चाचा ने पार्टी पर सब कब्जा किया। कब्जा क्या किया? कब्जा कैसे होता है? पार्टी तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पार्टी के सुप्रीमो हैं, आज भी उन्हीं की है। कब्जा किस चीज़ का बताओ तो सही। जब वो जेल चले गए, जेल चले गए तो फिर उसके बाद अगर मैं कब्जा करता तो एमपी कैसे बनता है, इसकी माँ एमएलए कैसे बनती है, ये भी बताओ ना। तो उनके कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो दुष्यंत को सीट भी जो 2014 में फंसाने वाली थी, वो तो निकाल ले आया सीट। कौन से? जहां 2014 में जो एमपी बने, वो कौन निकाल लिया? दुष्यंत को फंसाने वाली लोकसभा सीट दी गई थी 2014 में, जहां टफ सीट थी, लेकिन फिर भी कुलदीप बिश्नोई को हरा के हिसार से जीत गए। नहीं, हिसार की सीट जो थी वो तो चुनाव ही सारा मैंने लड़ा था। दुष्यंत को क्या पता चुनाव क्या होता है? वो तो चुनाव ही टोटल मैंने लड़ा था। उस चुनाव में इसको कैसे जिताया ये मुझे पता है, या हमारे पार्टी के लोगों को पता है। इनके उस वक्त के बयान देख लो ना आप, क्या बयान है इनके उस वक्त के। दिग्विजय के इंटरव्यू देखो, दुष्यंत के इंटरव्यू देखो, क्या कहते हैं ये लोग हैं। तो जब चाचा ने भतीजे के लिए इतना किया अभय जी, अब तो 2 भतीजे दुष्यंत और दिग्विजय, परमात्मा जो हमारे साथ हो रहा है आपके साथ ना करे बस। हाँ, वो तो मैं भगवान से दुआ करूंगा कि हमारे साथ बिल्कुल ना हो। और लेकिन हमारे भतीजे हैं, अब कोई राजनीतिक बात भतीजे हैं, और मैं बहुत भतीजे से और भाई से बहुत प्रेम करता हूँ। चलिए, अब राजनीतिक बात, सही बात है, बहुत सारी बातें इस पर। अब आते हैं जो चुनाव को लेकर जो आपने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारे दावे किए हैं दरअसल कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, हम किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए दुनिया भर की स्कीम आपने एक तरह से अपनी योजनाएं बताई। तो ये इसके लिए कोई वर्क किया है कि बिल्कुल अगर जो आपका सपना है, मान लीजिए, अभी तो मैं सपना ही कहूंगा, मैं आपको एक आपका सपना है कि त्रिशंकु सरकार बने, चाबी आपके हाथ में आ जाए, अगर आपकी 15 सीटें आ जाए, तो अभी यह सपना है? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारी सरकार बनने के बाद जो बातें मैंने कही है हम वो सारी पूरी करेंगे। हमने बाकायदा तौर पे सारी चीज़ों को एक्सरसाइज किया है। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि कल को हमें उसके लिए, क्योंकि कोई हमने राजनीति 5 साल की तो करनी नहीं, हमने तो लंबी राजनीति करनी है। हमारी पार्टी ने कभी किसी बात से पीछे हटने का काम नहीं किया। मैं आपको एक बड़ी सी उदाहरण दे देता हूँ। मैंने कहा कि बिजली हम फ्री में देंगे, ठीक है।
अब मुझे पूछ लिया किसी ने, पत्रकार साथी ने, वो भी कोई तैयारी करके आया होगा, उसने पूछा कि अभय जी बिजली कैसे फ्री दोगे? मैंने कहा यार ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आज सोलर सिस्टम का, एनर्जी का ज़माना है। मैं कहा आप हाईवे पे जाओ, पूरे हाईवे पे लाइट जलती है, खास करके जो ये शील्ड हाईवे ग्रीन जो बने हैं इनके ऊपर, और वहाँ जगह जगह पे सोलर के प्लांट लगे हुए हैं। उन सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन होता है और वो उस हाईवे को लाइट देता है पूरे को। मैंने उस डिपार्टमेंट से पूछा कि आपका बिल कितना आता है? वो कहते हैं 0 है। वो कैसे? कहने लगे कि हमने प्लांट लगा रखे हैं, इससे हमारे पास सरप्लस हो जाती है बिजली, हम तो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने अपने घर पे, मेरा 2.5 से 3 लाख रुपए बिल आता था बिजली का, फार्म का, तेजाखेड़ा फार्म का जो है। अब उस बिल को कैसे कम किया जाए, मैंने एक जर्मन बेस्ड कंपनी हमारे सरसा में थी जो सोलर का काम कर रही थी, उसको बुलाया। मैंने कहा मेरे यहाँ पे भी ये सिस्टम लगाओ ताकि मुझे थोड़ी सी राहत मिले। वो कहने लगे जी हम तो इतना बड़ा लगा देंगे कि आपको सरप्लस हो जाएगी, आप सरकार से पैसा लेना शुरू कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो मैंने पूछा खर्चा क्या आएगा? उसने जो एस्टीमेट बनाया वो तो बनाया कई लाख रुपए का। मैंने कहा ये तो ज़्यादा पैसा है, इतना पैसा तो मैं अगर ब्याज पे दे दूंगा तो मेरा बिजली का बिल भी बढ़ता रहेगा और मुझे कोई 2 रुपया बचता भी रहेगा। बोले जी नहीं, इसमें 80% पैसा जो है सब्सिडी का है, आपको तो इतना ही देना है। मैंने कहा लगा दो। उन्होंने वो लगा दिया। लगाने के बाद मेरा बिजली का बिल 0 हो गया, 1 पैसा नहीं है। जो 80% सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आप ये मान के चलो कि जो 80% वाला कोई सब्सिडी वाला प्लांट आपके घर पे लगा करके जाता है तो कोई 2, 4, 5, 10% उसमें उसको बचता होगा। कुछ जो सरकार किसी को आगे हायर करती है ऐसी कंपनियों को, वो भी कुछ खाते ही होंगे, जेई खाता होगा, एससी खाता होगा, ऊपर मंत्री तक जाता होगा। मैंने ये सारी चीज़ें फिर बैठ करके ठेकेदारों से, औरों से, सबसे पूछ करके, वो कहने लगे बोले जी 80% में तो आप सरकार की तरफ से लगाओगे तो फ्री लग जाएगी सारे, तो हम हर घर के ऊपर ही सोलर का प्लेट लगा देंगे, बिजली फ्री हो जाएगी। बाकी जो पंचायतों की जगह ऐसी है, जैसे जोड़ है, जोड़ के ऊपर जहाँ पशु जाता है उसके बाद चारों तरफ जगह खाली है, उसके ऊपर आप लगा दो, क्या दिक्कत है? वहाँ से आपको सरप्लस मिलेगी। सरकारी स्कूल है आपके गांव के अंदर, उस पर लगा दो, आप छत पे लगा दो उसके, वहाँ चौकीदार होता है, कोई डर नहीं है। तो मैंने कहा ये काम कोई मुश्किल नहीं है, सरकार की नीयत में अगर फ़र्क है तो अलग चीज़ है। उसके अलावा हमने कहा पानी फ्री देंगे। पीने का पानी जो है, हमारी गवर्नमेंट पहले जब थी तब हमने आरओ सिस्टम लगाए जर्मन बेस, उसमें भी 80% सब्सिडी थी। वो आरओ सिस्टम पता है कहाँ लगाए? जिन गाँव में कनाल वाटर नहीं जा सकता था, जहाँ केवल नीचे ट्यूबवेल का पानी था। ट्यूबवेल के पानी में, कोई भी पानी है ट्यूबवेल का, उसमें केमिकल होता है। उस केमिकल वाटर को कैसे स्वच्छ किया जाए, इसलिए जर्मन ने बड़े बड़े अपने यहाँ आरओ लगा रखे थे। पंजाब में उसकी शुरुआत हुई थी। पंजाब में बादल साहब की गवर्नमेंट में वो आरओ सिस्टम आए थे, जो कई कई लाख लीटर पानी जो 1-1 घंटे के अंदर साफ़ करते थे। हमने जो उस वक़्त में बादल साहब की गवर्नमेंट में, ये बादल साहब का नेफ्यू जो है वो मिनिस्टर होते थे, मजीठिया क्या? ना, बादल साहब का भतीजा जो क्या नाम उनका रे, मनप्रीत बादल। हाँ, उन्होंने मुझे बताई थी सारी बात कि आपको भी यहाँ करवाना चाहिए। तो हमने फिर अपने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को उनके पास भेजा कि जाओ आप जा करके पता करो। उन्होंने पता किया और पता करके हमने वो वहाँ लगाने शुरू कर दिए थे। उससे स्वच्छ पानी मिलने लग गया था पीने का। तो फ्री वाटर सप्लाई करी हमने। चौटाला साहब ने पहली सरकार थी जिसने हर घर में टूंटी लगवाई थी। अब तो उन टूंटियों के ऊपर मीटर लगा दिए सरकार ने। पीने का स्वच्छ पानी देने के बजाय उनको मीटर्ड करके पैसा लेना शुरू कर दिया। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं था। अच्छा चलिए, शिक्षा का इश्यू है। आज हमारी गवर्नमेंट जो है, कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है 1500 रुपये देती है उस स्कूल को। अगर 1500 रुपये दूसरे स्कूल को आप दे रहे हो तो आप अपने स्कूल में बच्चे को फ्री में क्यों नहीं पढ़ा सकते? गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की तनख्वाह जारी है कि नहीं जा रही है? तो फिर बच्चे से किस बात का पैसा लिया जा रहा है?
हेल्थ की बात है, आप मुझे ये बताओ, आयुष्मान योजना शुरू कर दी, 10 लाख रुपया देते हैं, कई गवर्नमेंट जो 20 लाख देती है, उसमें जो 20-20 लाख रुपया आप खर्च कर रहे हो, अगर उसका सदुपयोग करोगे तो आप सबको फ्री में स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हो। आप उसी पैसे से जो वहाँ खर्च कर रहे हो, आप एक डॉक्टर को सब्सिडी देनी शुरू कर दो। हमारे यहाँ डॉक्टर जो पढ़ने जाता है उससे तो एडवांस में फीस का पैसा लिया जाता है, उससे पैसा जमा कराया जाता है 50-50 लाख रुपया। उसको अगर बच्चे को आप सब्सिडी के रूप में कुछ दोगे तो आपके डिपार्टमेंट में लंबे समय तक सेवाएं देगा कि नहीं देगा। वो पढ़ेगा तो वो कम से कम ये महसूस करेगा कि सरकार मुझे अगर सपोर्ट नहीं करती तो मैं शायद डॉक्टर भी ना बनता। ये सारी चीज़ें हमने बहुत, मतलब हमारी एक टीम है पूरी प्रॉपर। मेरे पास मेरा जो ऑफिस है, आप आओ कभी, आप ऑफिस में चंडीगढ़ में। हाँ, मैं आऊँगा। चुनाव में तो अभी मैं सब जगह घूमूंगा। चंडीगढ़ में जो पार्टी ऑफिस है हमारा, आप उसमें जाओगे, विजिट करोगे तो आप खुद कहोगे कि भाई मतलब कोई भी चीज़ जो है यूँ नहीं है कि हमने ऐसे ही बोल दिया। हमारे पास सीनियर IAS अफसर हैं, हमारे पास सीनियर IPS अफसर हैं, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, इरिगेशन के हैं, कोई आपके पब्लिक हेल्थ का है। सबको हमने अपनी पार्टी में एक विंग बना करके उनको जिम्मेवारी दे रखी है। वो लोग हर रोज़ सुबह 10 बजे आकर के दफ्तर में बैठते हैं और दोपहर 1 बजे तक बैठते हैं, फिर शाम को 3-4 बजे फिर आते हैं, फिर 6 बजे तक बैठते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अच्छा, चलिए, एक तो ये जब वो मुझे क्लियर कर देते हैं कि आप ये कर सकते हो, तब हम उस चीज़ को आगे अनाउंस करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपके पिताजी को जेल भिजवाया। हाँ। लेकिन चौटाला साहब पर तो 3200 शिक्षकों की भर्ती घोटाला का आरोप था, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कन्विक्शन हो गया। आपने फैसला पढ़ा? नहीं, फैसला मैंने नहीं पढ़ा इतना लंबा फैसला। ऑब्वियसली मैं कह रहा हूं नहीं, फैसला तो पिछली 4 लाइन पढ़नी होती है फैसले की, कि सजा क्यों की जा रही है। उनके ऊपर आरोप लगा था कि 3206 टीचर भर्ती किए। उस आरोप में ये बात कहीं भी सिद्ध नहीं हुई कोर्ट में कि ओम प्रकाश चौटाला ने कोई एक नया पैसा लिया हो, ओम प्रकाश चौटाला का कोई रिश्तेदार उसमें लगा हो, ओम प्रकाश चौटाला ने किसी की सिफारिश करी हो। ये फैसले में लिखा हुआ है। अगली बात और सुनो आप, हमें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 दिन सुना गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तो हमें सुना भी नहीं। मतलब है हमारी, जब हाई कोर्ट में किसी को भी सजा हो जाती है तो आप सुप्रीम कोर्ट जब जाते हो तो हमारी बात एडमिट करने की बजाय, सुनने की बजाय डिसमिस कर दिया और सजा कर दी। सेम उसी केस के अंदर एक आदमी और है जिसकी एडमिट कर ली गई, उसको जमानत दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट, उसमें चौटाला साहब तो 120B में है, वो मेन एक्यूज्ड में है। उसकी एडमिट करके और उसको जमानत दे दी। अब उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कब होगी, कब नहीं होगा, कब फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, लोअर कोर्ट का फैसला, ये सारे फैसले कोई भूपेंद्र हुड्डा ने थोड़े इन्फ्लुएंस किए होंगे। भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी केस आज तक की हिस्ट्री है कि जो भी कोई सुप्रीम हाई कोर्ट से किसी को सजा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में वो अगर अपनी बात कहना चाहता है तो उसकी जो एप्लीकेशन लगती है उसको एडमिट किया जाता है, उसकी बात को सुना जाता है। हमारी तो बात भी नहीं सुनी गई सुप्रीम कोर्ट में। हमें इसी बात का सबसे बड़ा आज भी मलाल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी बात क्यों नहीं सुनी गई। क्यों नहीं सुनी गई, क्या लगता है आपको? इसमें कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थोड़ी? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो उसी सेम आदमी को, मतलब चौटाला साहब 10 साल की सजा काट के आ रहे हैं और सेम केस के अंदर एक आदमी की आप एडमिट भी कर रहे हो और उसको जमानत भी दे रहे हो। ये कहाँ फिर कानून कहाँ रहेगा, आप ये बताओ। 120B का जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी जिसको बनाया गया है 120B में, जिसको आपने बाद में भी कितने दिन बाद कि जब एडिशनल चार्जशीट दी गई है, उस वक्त चौटाला साहब को उसमें मुजरिम बनाया गया, प्रेशर डाल करके CBI पे। लेकिन फिर दूसरा केस भी आय से अधिक संपत्ति वाला, उसमें भी कन्विक्टेड है, चार्जशीटेड। उसमें आप एक देखो कि उसने जैसे सजा करी, हम हाई कोर्ट आए, अगले दिन हाई कोर्ट ने उसकी बात को उड़ा दिया पिछले जज की को। उसने तो साफ ही कह दिया कि जज ने फैसला कर कैसे दिया।
उसमें तो हाईकोर्ट ने अगले दिन ही हमारी एडमिट कर ली थी। लेकिन चार्जशीटेड है ना उसमें, पूरा सीबीआई ने पूरा ब्यौरा नहीं दिया। नहीं, उसने जो सीबीआई, आप एक देखो ना, मैं जुडिशरी को कहीं कंडम नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद एक फैसला कर रहे हो, आप कैसे कह सकते हो, कानून तो कानून है ना। एक जज एक सीट के ऊपर बैठ करके ये कैसे कह सकता है कि मुझे ये लग रहा है कि आपने इसके अंदर इतना पैसा 2 नंबर में दिया है? जज कैसे कह सकता है? प्रूव करना पड़ेगा ना उस चीज़ को। उसने जो सजा करी है, जो इसमें आय से अधिक संपत्ति वाले में, उसमें उसने, जज ने ये अपनी तरफ से लिखा है। इसीलिए हाईकोर्ट जब हम गए, जाते ही उस जज का चैप्टर क्लोज कर दिया और साथ के साथ चौधरी साहब को जमानत दे दी, और उनके ऊपर जो आरोप थे वो सारे के सारे उन्होंने सस्पेंड कर दिए। हाँ, लेकिन अभी चल रहा है केस। नहीं, सस्पेंड है सारा। सस्पेंड है, बट एक्विटल नहीं हुआ है, कन्विक्टेड है लोअर कोर्ट से, और वहाँ जिस दिन सुनवाई होगी क्विटल हो जाएंगे उसमें भी। उसमें तो सजा ही उसने इस बात पे करी है कि मुझे लगता है कि इसमें 32 या 35 लाख रुपया आपने 2 नंबर में दे दिया। भी तो साबित तो कर, 2 नंबर में किसने दे दिया, या तो सीबीआई साबित करे, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दे, कोई सबूत दे। आप कैसे कह सकते हो? आप तो न्याय करने वाले हो, आपने कैसे कह दिया? चलिए, आखिरी सवाल, बहुत वक्त दिया आपने अभय जी, और गुस्सा भी नहीं आया आपको। मुझे तो बताया गया था बड़े तुनक मिजाज हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन आपने गुस्सा नहीं किया। लेकिन आखिरी सवाल, एक तरफ दुष्यंत चौटाला जो आप ही के परिवार के हैं, अजय चौटाला, जिन्होंने 4.5 साल सरकार चलाई, और आप ही के मुताबिक उन्होंने हजारों करोड़ कमाए, जो आपके बयान हैं लगातार आपने कई तरह के घोटाले उनके लिए गिनवा दिए, तो सारा रिसोर्स पैसा उनके पास है। दूसरी तरफ आप, तो इसका कैसे मुकाबला कर पा रहे हैं? क्योंकि लड़ाई में तो सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं, इस तरह लोग मेरे साथ हैं, 50 करोड़ तो लगते ही लगते हैं। लोग मेरे साथ हैं। जब वोटर साथ होता है तो पैसा कुछ मायना नहीं रखता। मेरे खिलाफ बाई इलेक्शन में सरकार ने 100 करोड़ रुपया खर्च किया था। उनमें इलाहाबाद में एक सीट पर, हाँ, एक सीट पे 100 करोड़ रुपया। ये सबूत मैंने विधानसभा में, इस बात के ऊपर विधानसभा में बहस हो गई हमारी। मैंने कहा मेरे खिलाफ 100 करोड़ रुपया बांटा गया है। अध्यक्ष मुझे कहने लगा कि आपके पास क्या सबूत है? हाँ, यही सब आप बोल के तो बहस करते हैं। सुन तो लेना। उसने कहा कि आपके पास क्या सबूत है? मैंने कहा मैं एफिडेविट देना चाहता हूँ, और एफिडेविट मैं अपना नहीं देना चाहता। मैं एफिडेविट उन लोगों से ला करके दूंगा आपको जिनको पैसे का लालच दिया गया, 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का। मैं गांव की पंचायत के एफिडेविट देना चाहता हूं आपको, जो पंचायतें आपको लिख करके देगी कि हमारे गांव में सरकार की तरफ से 50 लाख रुपया लोगों को वोट खरीदने के लिए दिया गया। कहता है अगर ये एफिडेविट आप ले आओगे तो मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। मैंने कहा गुप्ता जी, सोच समझ करके बोलना, ये विधानसभा है, आप हाउस को में ये बात वायदा करके जा रहे हो, मैं एफिडेविट लाऊंगा और कल को आप भाग जाओगे। मगर थोड़ी देर बाद हम अंदर स्पीकर के ऑफिस में इकट्ठे हो गए चाय पीने के लिए। तो मैंने कहा गुप्ता जी, वो एफिडेविट तो मैंने कह दिया, बोल दिया, एफिडेविट बढ़ने शुरू हो गए। आज रात तक मेरे पास काफ़ी मात्रा में आ भी जाएंगे, और कल तक मगा अगला जो सेशन है तब तक तो मैं सारा आपको डिटेल में दे दूँगा। कहता है भाई मैं तो हाउस में नहीं आऊँगा। स्पीकर ने कहा? हाँ, अच्छा, हाँ, कि मैं हाउस में नहीं आऊँगा। कि वहाँ कहने की बात और थी आपके सामने, मैं तो यार फंसा दिया था। कहा मैंने एफिडेविट मंगवाए, एफिडेविट दिखाए सबको। मैं बोले ये एफिडेविट है, गांव के लोगों के एफिडेविट है, एफिडेविट कोई गलत क्यों देगा? 100 करोड़ रुपए तो बहुत होते हैं। हाँ, तो 15-15 हज़ार रुपया वोट की कीमत। अच्छा, किसने? सरकार ने दिए? मतलब सरकार की तरफ से। हाँ, आरएसएस के लोग जो है गांव में, कोई मध्य प्रदेश से आके बांट रहा था, कोई छत्तीसगढ़ से आके बांट रहा था, कोई राजस्थान से बांट रहा था, अलग अलग जिम्मेवार लोग। तो इस बार भी फिर चुनाव में वैसे पैसे बांटे जाएंगे, तो उसमें मुकाबला करने के लिए आपने स्टॉक रखा है कि नहीं? इतना नहीं, वो नहीं, स्टॉक की बात नहीं। मैं कौन सा उस चुनाव में मेरा पैसा लगा था? उस चुनाव में मेरे पास तो पैसा था ही नहीं। नहीं, एक चुनाव उपचुनाव में लड़े, और अभी आप उन्होंने 100 करोड़ सीट पर चुनाव लड़ा। अरे भाई, उन्होंने 100 करोड़ लगाया, मुझे लोगों ने बिना पैसा खर्च करे जिताया। लोगों ने मेरा इलेक्शन लड़ा, अब भी लोग हमारा इलेक्शन लड़ेंगे। पैसा सब जगह मायना नहीं रखता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी बातचीत हुई। हुआ ये कि एक सिलसिला होता है जिसमें मैं भी कोशिश करता हूं कि बहुत ज़्यादा इंटरप्शन ना हो, लेकिन बहुत सारे सवाल चूंकि परिवार को लेकर हैं, पारिवारिक विवाद को लेकर है, आपसी रंजिश को लेकर है, और उसके अलावा सामने चुनाव है, तो क्या होता है नजर होगी। और खास तौर से कांग्रेस बीजेपी के बीच, जैसा कि मैंने कहा, दो परिवारों के नुमाइंदे भी उसी बीच
कांग्रेस और बीजेपी के बीच हैं, अपने अपने दावे अपनी जगह। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, बहुत धन्यवाद आपका। इतनी लंबी आपने बात की, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया ठीक, चौटाला साहब। नमस्कार। मेहरबानी।